कि मोदी और योगी जी की तो बन रही है, असली लड़ाई शाह और योगी जी की। एक और बात यूपी में चलती है कि वहाँ की सरकार में ठाकुरवाद ज्यादा है, ब्राह्मणों पर हावी है। साम्राज्य बांट रखा था कि पूर्वांचल की गद्दी पर मुख्तार अंसारी बैठेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी तो अतिक्रमण के कुत्ते के साथ भी हाथ मिलाते थे। एसटीएफ चीफ पिस्टल लेके निकल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सुख शांति समृद्धि के लिए, चैन अमन के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, तोप लगाने की जरूरत हो तो तोप लगानी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो कि इस देश में भी रह के खुश नहीं भारत की जीत पर? कुछ लोग थोड़ा देर से पैदा हुए। सच ये है कि मुसलमानों के भीतर भी अब जो लंबे समय तक ढका छुपा जा रहा था ना, वो बाहर निकलकर सामने आ रहा है। आजम खान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुर्गी चोरी, अंडा चोरी का आरोप लगा लगा के केस करवा दिया। चाचा शिवपाल को आप लोग बीजेपी में डुबकी लगवाएंगे। नगीना सांसद चंद्रशेखर मानते हैं कि अब दलित उनके हैं। अभी तो इनको जुम्मा 4 दिन हुए हैं। अभी तो राजनीति में बहुत नौसिखिए हैं, बड़बोले ज्यादा हैं। अरे कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। पहली बार सांसद जीत के आए हैं, अनुभव विस्तार करें। योगी आदित्यनाथ होना बहुत कठिन होता है। योगी आदित्यनाथ होना क्यों कठिन है? ये संत हो जाना, महामना हो जाना, महापुरुष की श्रेणी में खड़े हो जाना आसान नहीं होता है। राकेश त्रिपाठी नाम, क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार में उनसे भेदभाव होता है? जो उस दिन लखनऊ में हुआ, किसके इशारे पर? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में तमाम मुद्दों की चर्चा है। चर्चा पिछले कुछ महीनों से महाकुंभ की है। चर्चा देश के जो तमाम मुद्दे हैं, वो चाहे औरंगजेब हो या और भी कई मुद्दे हैं, उन सब पर भी चर्चाएं चल रही हैं। बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि मेरे साथ आज हैं बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद। कैसी लाइफ चल रही है, क्या कुछ चल रहा है सर? सबसे पहले तो यही बताइए। आपने चर्चा की कि महाकुंभ संपन्न हुआ है। महाकुंभ के संपन्न होने के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण पूरे समाज में मैं महसूस कर रहा हूँ। और इस समय फगुआ चल रहा है, फाग चल रहा है। होली का बड़ा त्योहार अभी अभी संपन्न हुआ है। तो होली की अपनी एक मस्ती होती है, तो उसी मस्ती में इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अब होली से आपने जिक्र कर दिया, तो शुरुआत विवाद से ही मैं कर देता हूँ कि आप लोगों ने अब की ऐसी होली मनवाई कि एक पक्ष को कह दिया कि घर में बैठे रहो, अगर रंग से दिक्कत है तो। दूसरे पक्ष को कहा शान से खेलो, नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, देखा जाएगा। देखिए, आपने कहा कि विवाद, मुझे लगता है कि हमने किया संवाद। विवाद तो कहीं हुआ ही नहीं। विवाद राम गोपाल यादव ने किया, विवाद अखिलेश यादव ने किया कि आएंगे हम सत्ता में तो ऐसे सीओ को जेल में डाल देंगे। देखिए, ये विवाद केवल जुबानी था। ये विवाद जुबानी करने का प्रयास किया गया। संभल के सीओ की जिस बाइट को लेकर के पूरा विवाद क्रिएट करने का प्रयास किया गया, क्या कल गलत कहा था संभल के सीओ ने? संभल के सीओ पीस कमेटी की मीटिंग करते हैं और पीस कमेटी की मीटिंग के बाद यह समझाइश देते हुए अपेक्षा करते हैं कि जिनको रंगों से समस्या है वो घरों से बाहर ना निकले, और जो रंगों को उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं वो बाहर निकल करके अपनी नमाज अदा करने जाएं, वो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है इस बात में किसी प्रकार की कोई ना राजनीति थी, ना कोई षड्यंत्र था, ना किसी प्रकार का कोई दोषारोपण किसी पर था। एक सहजता से कही गई प्रशासनिक अधिकारी की बातचीत, जिसको जानबूझ करके राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन असफलता हाथ लगी। संभल की पृष्ठभूमि को समझिए। संभल का सीओ है वो संभल जिस संभल में 1978 में इसी होली के त्योहार पर नरसंहार हुआ था। 184 हिंदू मार दिए गए थे। इसी होली के त्योहार के बाद से संभल में कैसे हिंदुओं को दबाया गया, वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया गया। उसी संभल में जहां कोर्ट के आदेश के बाद भी मस्जिद का सर्वे नहीं हो पाया, मस्जिद के सर्वे में अवरोध उत्पन्न किया गया, पथराव हुआ, हत्याएं हुई। उस संभल में अगर सीओ ये बात कर रहा है तो उस बात की पृष्ठभूमि को बिना समझे हुए
राजनीतिक तौर पर आग लगाने का प्रयास किया जाए, षड्यंत्र करने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, कुछ भी नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला। बहुत उत्साह, उमंग और तरंग के साथ होली भी खेली गई और उतनी ही शांतिपूर्वक ढंग से जुमे की नमाज भी अदा हुई। तो ये जो अरमानों पर पानी फिर गया समाजवादी पार्टी के कि कुछ तो होगा, कहीं तो राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिलेगा, ये हो नहीं पाया। तो संभल में जो कुछ भी हो रहा है पिछले नवंबर से, सब कुछ सही हो रहा है? जितनी खुदाई हो रही है, जितना बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है? सब कुछ विधि की परिधि में हो रहा है, सब कुछ होना ही चाहिए, और जो कुछ भी हुआ है वो कोर्ट के आदेशों से हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है वो प्रशासनिक आदेशों के आधार पर हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। क्या जो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किए गए हैं, क्या उसको ठीक नहीं किया जाना चाहिए? क्या जिन बावड़ियों को, कुओं को ढक दिया गया है गलत तरीके से, क्या उनको खोदा करके वापस नहीं लाया जाना चाहिए? जो गलत हुआ था उसको सुधार करने का काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। जो गलत हुआ है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो संभल को पुनर्जीवित कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर संभल में बहुत सारी चीजों को दबा दिया गया था, उसको उभारने का काम कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप बांट दे रहे हैं समाज को, हिंदू मुस्लिम को। बांटने का काम तो वो लोग कर रहे हैं जो हिंदुओं के भीतर जातियां ढूंढने का काम करते हैं, जो बार बार पीडीए जैसे समीकरण गढ़ने का काम करते हैं, जो अजगर जैसे समीकरण गढ़ने का काम करते हैं, जो भूरा बाल साफ करो के नारे दिया करते हैं, जो तिलक तराजू और तलवार के नारे दिया करते हैं, जो जय भीम जय मीम के नारे लगाया करते हैं, जो जाति और मजहब के समीकरण गढ़ा करते हैं, वो जो पीडीए की बात कर रहे हैं, जो एमवाई के समीकरण बनाते हैं, वो समाज को बांटने की प्रयास करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को तंत्र में लागू करने का काम करते हैं। हमने तो कहा है कि एक है तो सेफ है, हमने तो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बटिए मत, एकजुट होकर के रहिए, सबको साथ लेकर के चलने वाले हमें। और इसी भारतीय जो प्राचीन पद्धति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यही तो भारत की रीति नीति परंपरा रही है ना। हम तो इसी भारतीयता के भाव के साथ हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास तो करना ये दायित्व है, संविधान है, लोकतंत्र है, लेकिन सबका विश्वास आप लोग जीत पाए हैं? क्योंकि वाराणसी में पीएम मोदी को 8 वोट मिलते हैं एक इलाके में, रामपुर में भी ऐसे कहीं हो जाता है, आपको तो सबका विश्वास मिल ही नहीं रहा है। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, मेरे दोस्तों ढूंढ लाओ कहीं से एक सुई, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। महत्वपूर्ण यह है कि हमने एफर्ट किए है ना, भाजपा को लेकर के लंबे समय तक एक भ्रम फैलाया गया, एक पॉलिटिक्स इस तरह की गई कि भाजपा की सरकार आएगी तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे, भाजपा मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, ऐसे तमाम प्रकार के भ्रम फैलाए गए विपक्ष ने। हमने इन भ्रमों को धुलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के आज 2 वर्ष कार्यकाल बीत चुके हैं। इन 2 कार्यकाल के बाद आज, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, सबसे ज्यादा हज करने वाले लोग इसी गुजरात राज्य से जाते थे। आज देश से जिस तरह से मुसलमानों की प्रॉस्पेरिटी, उनकी समृद्धि बढ़ने का काम हुआ हो, उनके कारोबार बढ़ने का काम हुआ हो, उनको तमाम केंद्रीय योजनाओं में सहभागिता उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा मिलने का मसला हो, हर क्षेत्र में आज मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम हुए हैं। क्या उन महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को किसी और ने महसूस हुआ, जिनको तलाक 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 कह करके उनके जीवन को जहन्नुम बना दिया का काम करते थे? हमने उनको जहन्नुम से वापस आज एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उनको एक आज़ादी देने का काम किया, 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया। और इसीलिए आज शौहर का वोट हो सकता हो भाजपा के विरुद्ध हो, लेकिन ख्वातीन का वोट तो भाजपा के साथ आ रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है। हम कुंदरकी का उत्तर प्रदेश का भी उपचुनाव जीते हैं। ये कुंदरकी का चुनाव जीतना क्या ये अपने आप में दिखाता नहीं है कि परिवर्तन हो रहा है? हम रामपुर का चुनाव जीते ना, वो सारे जो गढ़ जो कहा जाता था ना कि ये बाहुल्य के क्षेत्र है, उन बाहुल्य के क्षेत्रों में भी सेंध लगाई है। विश्वास करिए, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी में कोई अस्पृश्य नहीं रहने वाला है। हर मजहब, हर जाति, हर क्षेत्र के लोग, हर समाज, हर आयु वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। अच्छा, कुंदरकी और आपने रामपुर शानदार तरीके से जीता, लेकिन 24 में फैजाबाद में गलती कहाँ हो गई? वो फैजाबाद था, शायद गलती यही हो रही है। वो अयोध्या जब पूरा हो जाएगा तो शायद ये गलती नहीं होती। लेकिन मैं सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम बहुत था, लेकिन शायद कहीं अति आत्मविश्वास रह गया। 400 पार का नारा हमने दिया और इस नारे के बाद विपक्ष ने भ्रम फैला दिया कि 400 पार पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, और एक बहुत नैरेटिव गढ़ने का काम किया। और मैं एक बहुत रोचक तथ्य आपके साथ साझा करूं जी। मैं वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में था
और वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक एक फॉर्मेट अपनाया जिसमें एक A4 साइज के पेज पर किसान का नाम, उसके बैंक का नाम, उसका खाता संख्या, उसकी कितनी राशि लोन की अमाउंट है और उसके आगे उसका अंगूठा, ऐसा उनका सिग्नेचर, ऐसा करा करके उन्होंने गांव गांव में कैंप लगा करके ये फॉर्म भरवा लिए। ये फॉर्म भरने वाले हर किसान को मासूमियत में लगा कि सरकार आएगी और उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो कैसा धोखा मिला, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। वही परिपाटी, वही पद्धति इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती थी, उत्तर प्रदेश को टारगेट किया। कांग्रेस पार्टी का ये दिमाग और समाजवादी पार्टी का नेटवर्क और फॉरेन फंडिंग, एनजीओ माफिया, ये सब मिलकर के साथ में इन्होंने यूपी को टारगेट किया और उत्तर प्रदेश में आकर के ये खटाखट फटाफट वाली योजना लोगों के पास जाकर के फॉर्म भरवाए। अब देखिए चुनाव परिणाम के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने पैसे लेने के लिए कांग्रेस के मुख्यालय पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंच गए। ये जो इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, जिसमें ये एक बार काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है, ये काट की हांडी एक बार चढ़ गई। ये खटाखट फटाफट के लोभ में कुछ वोट इनके पाले में ज्यादा चले गए। भ्रम फैलाया जो इन्होंने आरक्षण का, संविधान का, कहीं ना कहीं समय रहते हम इसको काट नहीं पाए और अति आत्मविश्वास में हमसे ये चूक हो गई। हम अयोध्या को लेकर के बहुत आश्वस्त थे, 50,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही थी। हम इसलिए अति आत्मविश्वास में थे कि यहां तो हमारा मार्जिन पिछली बार से और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हमसे चूक हुई। हमने इस चूक को स्वीकार किया। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अटल जी, श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि भाजपा का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। तो हम चुनाव हारे नहीं, हमने सीखा और सीख करके हमने मिल्कीपुर के परिणाम को परिवर्तित करने का काम किया। मिल्कीपुर का मार्जिन कितना बड़ा है, यह संकेत दे रहा है कि अयोध्या की जनता ने भी इस बात को महसूस किया कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके गलती हुई। क्यों? क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद वहां से जीत के आए, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा, राजा राम से ज्यादा बड़ा कौन हो सकता है? प्रभु राम को दरकिनार करने का प्रयास किया जाए, सपा मुखिया दर्शन करने नहीं जाए, उनके सांसद दर्शन करने नहीं जाए और समाजवादी पार्टी अपने सांसद को अयोध्या का राजा कहने लगेगी। और जब कैसे वहां पर एक रेप कांड होता है और उस रेप कांड में मोहित खान को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी उतर आती है, तो इनके पीडीए का नारा भी धोखा साबित हो गया कि अति पिछड़े समाज की एक ऐसी बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, जो गरीब परिवार की है, जो पिछड़े समाज की है, उसके साथ रेप होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान के साथ खड़ी हो जाती है। तो ये बातें जनता ने महसूस की और मिल्कीपुर का परिणाम आपके सामने है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कुछ और महसूस किया। उन्होंने कहा कि कुंदरकी में मुसलमानों को निकलने नहीं दिया वोट डालने के लिए, पुलिस खड़ी करवा दी उनके घर में, उनको अंदर कैद कर दिया, मिल्कीपुर में भी कैप्चर कर लिया बूथ आप लोगों ने, इसीलिए ये जीत मिली आप लोगों को। नहीं, सच ये है कि मुसलमानों के भीतर भी अब जो लंबे समय तक ढका छुपा जा रहा था ना, वो बाहर निकलकर सामने आ रहा है। क्या मुसलमानों में फिरके नहीं है? क्या मुसलमानों में जातियां नहीं है? क्या मुसलमानों में शोषण नहीं है? क्या मुसलमानों में उपेक्षा नहीं है? मुसलमानों के भीतर ही एक मुसलमान जो सक्षम है, जो अभिजात्य वर्ग का है, जो शेख सैयद पठान है, वो कहीं ना कहीं जुलाहों के साथ, वो कहीं ना कहीं भिस्ती के साथ, वो जो पसमंदा समाज के मुस्लिम हैं उनके साथ तो भेदभाव कर रहा है ना। उनको अवसर नहीं मिल रहा है ना, उनको अवसर की समानता नहीं मिल रही है ना। इसलिए उनके भीतर भी अब नरेंद्र मोदी को लेकर के एक आकर्षण है और इसलिए पसमंदा समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। मुस्लिम तबके में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो देश समाज के बारे में कुछ सोचता विचारता है, जो जाति मजहब से परे निकल करके इन लच्छेदार भाषणों में नहीं पड़ रहा है, वो आज महसूस कर रहा है कि आज बिजली अगर अच्छी आ रही है तो उनके जो हथकरघे हैं वो ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। आज उनके बच्चों को ज्यादा सिक्योरिटी महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश में का उदाहरण दूं मैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन आने के बाद से उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कर्फ्यू नहीं लगा है। कर्फ्यू नहीं लगा है तो इसका मतलब उनके आज बिजनेस ठीक ठाक ढंग से चल रहे हैं, बच्चे सुरक्षित हैं, घर सुरक्षित हैं। क्योंकि जब दंगे होते थे ना तो घर केवल हिंदुओं के नहीं जलते हैं, घर मुसलमानों के भी जलते हैं। केवल इधर के लोग नहीं मरते हैं, उधर के लोग भी मरते हैं। तो दोनों तरफ के लोगों को नुकसान होता है और आज दोनों तरफ के लोगों को लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज दोनों तरफ के लोगों को मिल रहा है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन आज दोनों तरफ के लोगों को मिल रहे हैं। उजाला के बिजली के कनेक्शन दोनों तरफ के लोगों को मिल रहे हैं। हर घर जल योजना से दोनों पक्ष के लोग आच्छादित हो रहे हैं। तो जो विकास की योजनाओं के साथ लोग जुड़े हैं उसके कारण से आज भाजपा के साथ लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इसलिए कुंदरकी का परिणाम वो बार बार प्रशासन पर दोष ठहराते। अगर प्रशासन पर दोष ठहराते तो प्रशासन के रहते हुए हम कैसे गोरखपुर का उपचुनाव हार गए थे, हम कैसे फूलपुर का उपचुनाव हार गए थे। कई उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है।
तो ये नहीं है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब जीत गए तब जनता का जनादेश है, और हार गए तो कहेंगे ईवीएम का दोष है, प्रशासन का दोष है, निर्वाचन आयोग का दोष है, पुलिस ने दबाव से जिता लिया है। ऐसे नहीं चलेगा ना। जनमत को तो स्वीकार करना पड़ेगा। हमने स्वीकार किया ना 2024 का जनमत जो हमारे विरुद्ध अगर उत्तर प्रदेश में आया, हम नहीं अच्छी सीटें जीत पाए, अपेक्षा के अनुरूप जीत पाए, हमने स्वीकार किया, हमने परिष्कार किया, हमने गलतियों को ठीक करने का काम किया। हम इनके फेक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए और स्पीड के साथ मैदान में उतरे, और उसका बेहतर परिणाम सामने आया। अच्छा, जो यूपी में परिणाम आप लोगों के बीच नहीं आया, वो दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई थोड़ा भारी पड़ गई थी क्या? ये भी एक फेक नैरेटिव जानबूझ करके लेफ्ट मीडिया के द्वारा एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली और यूपी में किसी प्रकार का न कोई संघर्ष था न है, और दिल्ली और यूपी तो एक ही है ना। जो दिल्ली में बैठे हैं वो यूपी से तो बैठे हैं। आज देश के पीएम तो यूपी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, पीएम तो एमपी यूपी से ही है। तो ये जो भ्रम फैलाने का लोग प्रयास करते हैं ना, ये पूरी तरह से प्रयास झूठा है। देश के पीएम ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी हैं, उपयोगी, ये नारा तो प्रधानमंत्री जी देते रहे हैं ना। तो इसलिए ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, और जो कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है वो सब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को उत्तर प्रदेश लागू करने में आज देश में नंबर 1 है। आज कोई प्रधानमंत्री जी की विकास की योजना देखिए, पूरे देश में आज सारे राज्यों, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू करने में सबसे नंबर 1 है। तो कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली और यूपी में कोई टकराहट है? ये समाजवादी पार्टी का और लेफ्ट मीडिया का जानबूझ करके गढ़ा हुआ एक जुमला है, लेकिन ये जनता के बीच में कहीं कोई असर नहीं रखता। नहीं, बात इसलिए ये उठ रही है, कह रहे हैं कि मोदी और योगी जी की तो बन रही है, असली लड़ाई शाह और योगी जी की है। मुझे लगता है कि अगर शायद लोगों ने मोदी जी को और शाह जी के संबंधों को कभी समझा ही नहीं। अगर समझते तो शायद ये कहते ही नहीं। मोदी जी जो चाहते हैं शाह जी वो करते हैं, शाह जी जो करते हैं वही मोदी जी चाहते हैं। तो कोई अगर ये कह रहा है कि मोदी और योगी का ठीक है और शाह योगी का ठीक नहीं है, तो उसको पहले मोदी और शाह की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। उसको उन उन संबंधों को समझना पड़ेगा, उसको भाजपा को समझना पड़ेगा। वो भाजपा को समझे। यहाँ व्यक्ति का टकराव नहीं हो सकता है, यहाँ विचार के आधार पर पार्टी चलती है, और कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ सामूहिक पारस्परिकता के आधार पर निर्णय होता है। तो इसलिए अगर कोई चेहरों को देख करके कोशिश करे तो शायद उनके अपने घरों में ऐसा होता है। वहां जिस तरह से यादव परिवार में टकराहट होती है, वहां जिस तरह से प्रियंका और राहुल के खेमों में टकराहट होती है, उनको लगता है कि शायद ऐसा ही हो रहा है। आज तेज प्रताप और तेजस्वी में जैसा कुछ हो रहा है, तो शायद उनको लगता है कि सब जगह ऐसा ही होता होगा। वो एक पुरानी कहावत है ना कि राजा दूध भात खाता है, उसको लगता है कि प्रजा भी दूध भात खाती होगी। तो ये अपने आप को राजा समझने वाले लोग, इनको लगता है कि मेरी पार्टी में ऐसा होता है तो भाजपा में भी ऐसा ही होता होगा। भाजपा में ऐसा नहीं होता। हम सामूहिकता के साथ, पारस्परिकता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और भाजपा में एक बड़ी अच्छी बात हमारे मातृ संगठन से जो आती है कि यहाँ पर सूचना होने से पहले बहुत सोच विचार होता है, सोच विचार के बाद सूचना होती है, और सूचना के बाद सोचना बंद हो जाता है। अच्छा, एक और बात यूपी में चलती है कि वहाँ की सरकार में ठाकुरवाद ज़्यादा है, ब्राह्मणों पर हावी है। ये भी फेक नैरेटिव है। ये बहुत लंबे समय से सरकार को लेकर के ही नहीं है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बात को बहुत लंबे समय से उठाया जाता रहा है। कारण उसका एक स्पष्टता है। समाज में चूंकि ये दोनों ही जातियां, ठाकुर और ब्राह्मण, ये दोनों ही जातियां सक्षम रही हैं, सामर्थ्यवान रही हैं, और इन दोनों ही जातियों का अलग अलग संसाधनों पर अधिकार ज्यादा रहा है। तो सामान्य सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिस्पर्धा भी रही है। लेकिन उसको नकारात्मक तौर पर समाज में विघटन करने के लिए, कैसे हिंदू समाज को तोड़ा जा सके, इसके लिए ये प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वस्पर्शी कार्य लेकर के चलती है, समावेशी कार्य लेकर के चलती है, और इसमें हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, ये सब बातें क्रिएट करने का काम विपक्ष करता है। ये विपक्ष ही को शोभा देता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहा कि योगी राज में कर्फ्यू नहीं लगा उत्तर प्रदेश में, तो दूसरा पक्ष कहता है ये इनकाउंटर वाली जो नीति है ये केवल मुस्लिमों के लिए है। कभी कहीं वहाँ मार दिया जाता है अतीक अहमद का लड़का, कभी जेल में मरवा दिया जाता है मुख्तार अंसारी, ऐसा आरोप आप लोगों पे लगते हैं। फिर योगी जी से सब सवाल किया जाता है, कहते हैं मरना तो था ही, अब ऊपर गया नीचे आप लोग तय कर लीजिए। देखिए, ये लोग जो आरोप लगाते हैं ना, यह आरोप लगाने वाले शायद आंकड़ों को देखते नहीं, तथ्यों को देखते नहीं है। उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर्स की सूची उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जारी की। यद्यपि हम जाति और मजहब के आधार पर आकलन नहीं करते हैं, लेकिन जब सूची जारी की तो उनके मुंह बंद हो गए। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो या और अलग अलग अपराधियों के एनकाउंटर हो, उसमें विकास दुबे का भी एनकाउंटर होता है। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद नैरेटिव सेट किया जाता है कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं।
फिर उसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो कहते हैं यादवों के एनकाउंटर हो रहे हैं। असद गुलाम का एनकाउंटर होता है तो कहते हैं कि मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं। अरे ये अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, और वो अपराधी जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं। क्या करे उत्तर प्रदेश की पुलिस? क्या अगर कोई अपराधी गोली चलाए तो आरती के थाल लेकर के सामने खड़े हो जाए और उससे पूछें कि आप अमुक जाति के हैं, आप अमुक मजहब के हैं, इसलिए हम गोली नहीं चला सकते, हम इसलिए आपके सामने हमने आत्मसमर्पण कर रहे हैं? ये पहले होता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस आत्मसमर्पण करती थी इन अपराधियों के सामने, घुटने टेक दिया करती थी इन अपराधियों के सामने। लेकिन आज इस अपराधियों की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की इसी पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर ताकत न कम पहले कम थी ना आज कम है। इच्छा शक्ति का अभाव था नेतृत्व में। आज नेतृत्व जब सामर्थ्यवान हुआ है, इच्छा शक्ति के साथ है, तो यही उत्तर प्रदेश की पुलिस आज संगठित अपराध की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो पोस्टर लगाती है अपने ऑफिस पे मुख्तार अंसारी का। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी तो अतीक अहमद के कुत्ते के साथ भी हाथ मिलाते थे, कुत्ते के साथ हाथ मिलाते थे। अतीक अहमद तो दूर छोड़िए, यही तो पोस्टर बॉय थे इनके, यही तो इनके नेता हुआ करते थे। साम्राज्य बांट रखा था कि पूर्वांचल की गद्दी पर मुख्तार अंसारी बैठेगा। वो फिल्म आई थी ना मिर्जापुर में, हाँ। कि पूर्वांचल की गद्दी किसकी होगी, कैसे बैठ करके माफिया। ये जो मिर्जापुर फिल्म का जो कथानक है ना, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का सत्य रहा है, यही उत्तर प्रदेश रहा है। ऐसे ही मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में चलता रहा है, ऐसे ही पूरा पूर्वांचल की गद्दी मिलती रही है कि अतीक अहमद का ये टेरिटरी होगी, ये क्षेत्र अतीक अहमद का होगा, ये क्षेत्र मुकीम काला का होगा, ये क्षेत्र खान मुबारक का होगा। ये क्षेत्र अलग अलग अपराधियों में बांट दिया गया था। अपराधियों को पूरी तरह से साम्राज्य चलाने की छूट दे दी गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, ये मेरी जात का, ये तेरी जात का, ये मेरे साथ जुड़ा, ये तेरे साथ जुड़ा, इन सब बातों को खत्म करके हमने संगठित अपराध को तोड़ने का काम किया और पुलिस के हाथ पूरी तरह से खोल दिए कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस करे तो सठे साठम समाचरित की नीति का पालन करिए। एनकाउंटर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, लेकिन पुलिस को जो हथियार दिए गए हैं ये सजावटी थोड़ो दिए गए हैं। उनको भी जो बंदूक मिली है, जो गोली मिली है, उसमें भी वही लोहा है जो लोहा अपराधियों के पास है। तो अगर पुलिस पर लोहा बरसाने की कोशिश करेंगे तो लोहे का जवाब लोहे से ही मिलेगा। और ऐसा मिलेगा कि एसटीएफ चीफ पिस्टल लेके निकल जाएंगे बहराइच में। मुझे लगता है कि दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता हो वो की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुख शांति समृद्धि के लिए, चैन अमन के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए। तोप लगाने की जरूरत हो तो तोप लगानी चाहिए, शांति आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और इनके अंदर तो डर होना चाहिए ना दंगाइयों में, तभी तो समाज निर्भय हो सकेगा। इनमें भय नहीं होगा तो समाज निडर कैसे होगा? इसलिए आज दंगाइयों में, बलवाइयों में, अपराधियों में, इन आतंकियों में डर का एक वातावरण है और यह डर समाज के लिए अच्छा है। आज समाज निर्भय होकर के आज काम कर पा रहा है। आज कोई व्यापारी अपना कोई व्यापार करे, शाम को अपनी रकम लेकर के अपने साथ घर जा रहा है, उसे डर नहीं है कि कोई रास्ते में कट्टा दिखा करके लूट लेगा। कोई बेटी आज इस बात से डर नहीं रही है कि कोई कट्टा दिखा करके दुपट्टा खींच लेगा। आज किसी में इस बात का डर नहीं है कि कोई चौराहे पर आज उसको रुसवा कर सकेगा, उसकी जमीनों पर कब्जा कर सकेगा। आज अगर कहीं इस चौराहे पर अपराध किया तो अगले चौराहे पर यमराज से भेंट हो जाती है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये बदली हुई आज सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। आप लोग कह रहे हैं कि अपराधियों का एनकाउंटर अगले चौराहे पर हो जाता है या मुठभेड़ हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दंगाइयों पे आप लोग इस तरीके से एक्शन लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और तबका है जो 5 लाख रुपए भी भिजवाता है संभल में उन परिवारों पर जो दंगे में शामिल थे। अखिलेश यादव की पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया। ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है, ये उनकी आदत है। दंगाइयों के प्रति तो हमेशा उनके मन में करुणा रही है, अपराधियों के प्रति, आतंकियों के प्रति। हालांकि लोगों ने पूछा बहराइच में आपने नहीं भिजवाया राम गोपाल के घर, आपने चंदन गुप्ता को नहीं दे दिया, वो भी तो मारा गया था, उसको भी दे देते। ऐसा है कि सबकी अपनी दृष्टि है। अंग्रेजों की दृष्टि थी कि भगत सिंह आतंकवादी हैं, अंग्रेज ऐसा मानते थे। देश भगत सिंह को क्रांतिकारी मानता रहा, देश भगत सिंह को देशभक्त मानता रहा, लेकिन अंग्रेजों की दृष्टि अलग थी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी की दृष्टि अपराधियों के प्रति, आतंकियों के प्रति उनके बड़े खास दोस्तों जैसी है। याद करिए ना कि इसी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को, हिजबुल के आतंकवादियों को मुकदमा वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा कोर्ट में अर्जी लगाई थी। ये तो अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट ने रोक दिया। वाराणसी संकट मोचन में भी जो हमला हुआ था उसके आतंकी को भी कचहरी ब्लास्ट के अपराधियों पे 19 आतंकवादियों से उन्होंने मुकदमा वापसी की अर्जी लगाई थी और हाईकोर्ट की टिप्पणी थी
कि आपका बस चलेगा तो आप पद्म पुरस्कार दे देंगे, और जी। उन सारे आतंकवादियों को बिल्कुल। सजा हुई है, उनमें फांसी की सजा तक सुनाई गई। तो ऐसे आतंकियों के प्रति इनका कभी प्रेम उमड़ता है, और केवल सपा ही नहीं है इसमें। हम्म। आप याद करिए कि सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाटला हाउस बाटला एनकाउंटर, हाउस के बाद। याद करिए ना। हाँ। सलमान खुर्शीद ने देश के सामने बताया था कि इन आतंकियों पर जो एनकाउंटर की कार्रवाई हुई थी वो देखकर सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सलमान खुर्शीद अपना रुमाल देकर के सोनिया जी के आंसू पोंछ रहे थे। आतंकियों के लिए तो इनका मन मचल ही उठता है ना, मजहब जो है, वोट जो है। तो इसीलिए फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ऑफिशियल कहते हैं नहीं आऊंगा मैं, कांग्रेस वाले। हाँ, उनको देख करके दुख पहुंचता है, दिल में हलचल होती है, कैसे ये सफल हो गया। बार बार मजाक उड़ाते थे ना हमारा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं बताएंगे। बताई हमने, डंके की चोट पर बताई, ये प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, आइए सहभागी बनिए। बड़ा मन करके बुलाया था हमने, लेकिन इनके मन घबराने लगे, दिल घबराने लगे, दिल बैठने लगा। उतनी भव्यता देखी नहीं जा रही कि धर्म ध्वजा कैसे लहरा रही है, कैसे सनातन फिर प्रतिष्ठित हो रहा है, सनातन कैसे उत्कर्ष काल में आ रहा है। ये देश की आजादी के अमृत काल के साथ में हमने देश के अपने जो प्राचीन अधिष्ठान थे, जो हमारे के मान बिंदु थे गौरव के, हमने कैसे उनको फिर से स्थापित कर लिया है, हमने कैसे उनको आज फिर उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए उसका परहेज कर। लेकिन आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, इनको कौन बताए। उजाला तो सामने, चारों सूर्य तो चारों तरफ चमक रहा है, उजाला फैल चुका है। आंखें खोल कर देखिए, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। गए तो महाकुंभ में भी नहीं है लोग, राहुल गांधी, गांधी परिवार। हाँ, उसमें भी अखिलेश जी ने धोखा दे दिया। हम्म। चुपचाप जाकर के धीरे से डुबकी लगाए, मीडिया को भी सूचना नहीं दी थी। हाँ। वो तो खबरें आजकल मोबाइल है, लीक हो जाती है, तो फोटो लीक हो गई। धर्मेंद्र यादव भी गए थे। हाँ, बाद में गए धर्मेंद्र यादव, लेकिन भरपूर आलोचनाएं की लोगों ने। कुंभ को लेकर के जितनी नकारात्मकता फैला सकते थे, कुंभ बुलेटिन जारी करके कुंभ के नाम पर, और गिद्ध दृष्टि बनाए बैठे थे कि कहीं कोई घटना कुंभ में हो और हमें राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले। चाचा को नहीं ले गए। हाँ, चाचा को नहीं ले गए। ये एकजुट है नहीं, और ये तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करें। वो एक रामचरितमानस से आता है ना कि भई गति सांप छछूंदर केरी। ये कई बार जैसे सांप ने छछूंदर उगल लिया तो वो ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, वो फंस जाता है। तो वही स्थिति इस विपक्ष की हो गई है। सनातन को गाली देते हैं, फिर अगले दिन उसको स्वीकार करना पड़ता है, फिर स्वीकारते ही इनको लगता है कि नहीं ये तो गलती हो गई, वोट बैंक। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव ने अभी होलिकोत्सव के कार्यक्रम में जाने से ये कह करके मना कर दिया कि मेरे परिवार में गमी हुई है, शोक हुआ है और मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, इफ्तार करने पहुंच गए। यानी उनके परिवार का शोक केवल हिंदू त्योहारों के लिए है, इफ्तारी करने के लिए नहीं है। यानी इफ्तारी या तो उनके लिए राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक तौर पर आप केवल उसको तुष्टीकरण करने के लिए आते हैं, तो घोषित करके कहिए ना कि आप उसको मजहब के नाते नहीं मानते हैं, आप उसको राजनीति के नाते मानते हैं। वो एक धार्मिक कार्यक्रम है, मजहबी कार्यक्रम है। इफ्तारी करना, रोजा नहीं रखता हूं लेकिन इफ्तारी कर रहा हूं, ये बात तो समझ में आ रही है ना देश को कि आप हिंदू त्योहारों से जानबूझ करके केवल इसलिए परहेज कर रहे हैं क्योंकि कहीं आपका वोट बैंक न चिटक जाए, मुसलमानों का वोट बैंक एक तरह से बना रहे। और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपने आप में एक बड़ा धोखा है। वोट बैंक बनाओ और अपना बैंक बैलेंस मजबूत करो। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, सबके जनधन खाते खुलवा दिए बैंकों में और सबका बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जनधन खाते खुले, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये वोट बैंक टूट रहा है, वोट बैंक छिटक रहा है। वोट बैंक की तिजोरी से हमने वोट निकाल लिए। तो अब ये मुश्किल हो रही है विपक्ष के लिए, कैसे जाति मजहब के समीकरण साधे। अच्छा, चाचा शिवपाल को तो डुबकी लगवाने नहीं ले गए अखिलेश यादव, आप लोग बीजेपी में डुबकी लगवाएंगे क्या शिवपाल यादव की? शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने कभी न उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया है, ना हम उनको कोई लेना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात में यकीन रखते हैं कि कोई डाकू रत्नाकर अगर वाल्मीकि बनना चाहे, वो मरा मरा से राम राम पर आ जाना चाहे, तो हमें कोई परहेज नहीं है। और मैं उसका उदाहरण बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के नेता रहते हुए गोबर कहते हैं गौरी और गणेश को, अपमान करते हैं हिंदू मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए एक कोई बयान उनका दिखा दीजिए जहां उन्होंने कभी हिंदू मान्यताओं को लेकर के कोई कुठाराघात किया हो, कोई टिप्पणी की हो। लेकिन जैसे ही भाजपा छोड़ करके फिर बाहर जाते हैं और वो फिर रामचरितमानस फाड़ने और फूंकने के लिए वकालत करने लगते हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर ऐसे अधर्मी विधर्मी तत्व भाजपा में आकर के अगर राम राम करने लगे तो समाज के लिए बेहतर है, और समाज की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी ये विष का प्याला पीने के लिए तैयार है। क्योंकि यह विष समाज के लिए नुकसानदेह है। इस विष के प्याले को हम पी लेंगे,
भगवान शंकर ने जैसे नीलकंठ बन करके विष पी लिया था ताकि समाज सुरक्षित रहे, भारतीय जनता पार्टी इन जहरीले लोगों को भी अपने साथ रख करके ताकि समाज को नुकसान ना हो, हम तैयार हैं। विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन अच्छी है, डिटर्जेंट अच्छा है आप लोगों के पास। मुझे लगता है कि समाज की गंदगी है तो उसको साफ करना चाहिए, कोई ना कोई तो आखिरकार उतरेगा ना इस सीवर में इसको साफ करने के लिए, वरना इस समाज की गंदगी कौन साफ करेगा। हमने समाज की गंदगी को साफ किया है, हमने लोगों को ठीक किया है। हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कोई व्यक्ति रहेगा वो ठीक रहेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी में उसके लिए कहीं स्थान नहीं बचेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अनुशासन को हमेशा मेंटेन करके दिखाया है। अगर भाजपा में रहते हुए भी किसी ने अनुशासन को तोड़ा है, अगर मर्यादाओं को तोड़ा है, नैतिकताओं को त्यागा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। ये नैतिक मादा भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। सफाई की बात चल रही है तो एक जगह और सफाई की बात चल रही है महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में, कि औरंगजेब की कब्र को साफ कर देना चाहिए। औरंगजेब की कब्र अब तक भारत में है क्यों? मुझे लगता है ये सवाल ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये वो मुगल इसलिए है क्योंकि औरंगजेब आताताई नहीं था, औरंगजेब अखंड भारत बनाने आया था, औरंगजेब देश प्रेमी था, औरंगजेब ने मंदिरों को पैसे दिए, ऐसी ऐसी बातें कही गई। वो चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से हो, अखिलेश यादव की तरफ से, अबू आजमी की तरफ से हो, AIMIM के विधायकों की तरफ से। ये बातें कहने वाले वो सारे लोग हैं जो औरंगजेब को अपना अब्बा हुजूर मानते हैं, लेकिन औरंगजेब इस देश के नायक नहीं हो सकता, बाबर इस देश का नायक नहीं हो सकता, अकबर इस देश का नायक नहीं हो सकता। इस देश के नायक महाराणा सांगा हो सकते हैं, इस देश के नायक वीर शिवाजी हैं, इस देश के नायक संभाजी महाराज हैं, इस देश के नायक चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। इस देश के नायकों की परिभाषा आप बदल नहीं सकते हैं, खलनायकों को नायक नहीं बना सकते हैं। औरंगजेब क्रूर आताताई था जिसने भारी नरसंहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, लुटेरा था। और ऐसे लुटेरों के महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। ब्रिटिश आक्रांता हो या मुगल आक्रांता हो, ये सब आक्रमणकारी थे। इतिहास बदल नहीं सकता है, सच्चाई छुप नहीं सकती है। दुर्भाग्य यह है कि मजहबी वोट बैंक के लिए, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्यों मुगल के साथ अपने आप को देश का मुसलमान जोड़ता है। यह देश का मुसलमान भी तो कन्वर्टेड है ना, कहीं तलवार की नोक पर या कहीं लोभ लालच में, किन्हीं कारणों से जान बचाने के लिए मजहब बदलना पड़ा था, लेकिन पूर्वज तो नहीं बदल सकते ना। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले अगर झांक करके देखेंगे तो सबको ध्यान में आ जाएगा कि उनके पूर्वज कौन थे, उनकी पद्धतियां क्या थी, उनके रीति रिवाज क्या थे, उनकी परंपराएं क्या थी। और इसीलिए आज भी जो ट्रेडिशनल इस्लामिक कल्चर हैं इस्लामिक कंट्रीज के, उनसे भारत के इस्लामिक कल्चर आपको काफी डिफरेंट मिलेगा। बिल्कुल आपको यहां मजारों की पूजा होते हुए मिलेगी, मजारों पर अगरबत्ती करते हुए मिलेगा। यह इस्लामिक मुल्कों में नहीं होता है, इस्लामिक रिचुअल्स में नहीं होता है। यह भारतीयकरण है इस्लाम का, क्योंकि भारत में जो इस्लाम पनपा है वो कन्वर्जन के बाद है, धर्मांतरण के बाद है। मूल तो वही है। हम इस बात की स्वतंत्रता है, देश में संविधान है, जो जिस मत मजहब को मानना चाहे, उपासना पद्धति को मानना चाहे, कोई नमाज अदा करना चाहता है वो नमाज अदा करे, रोजे रखना चाहता है वो रोजे रखे, लेकिन सच नहीं बदल सकता है ना। इस सत्य को तो स्वीकार करना होगा ना। भारतीय सनातन संस्कृति इस देश का अटल सत्य था, है और रहेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए भले ये लोग औरंगजेब की तारीफ कर रहे हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्या मजबूरी हो गई कि वो औरंगजेब का सपोर्ट कर रही है? नहीं, अब वो शिवसेना नहीं रही। उस शिवसेना की शव यात्रा निकाल देने का काम तो उद्धव ठाकरे पहले कर चुके हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। आज उनकी आत्मा कहीं होगी तो कितना दुख पा रही होगी कि मेरा पुत्र ये आज औरंगजेब के कसीदे पढ़ रहा है। सामना में इस बात के संपादकीय लिखे जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सामना में यह लिखा जा रहा है। निश्चित तौर पर अपने उद्देश्यों से कैसे भटक गई, कैसे कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। देश में मुगल आक्रांता ऐसे ही अंदर घुसे थे ना, संभाजी महाराज को ऐसे ही पकड़ा था ना। ऐसे ही कुछ भीतर से गद्दार निकल करके आते हैं जिनकी गद्दारी की कीमत समाज को भुगतनी पड़ती है। यह शिवसेना नाम तो क्लेम करना ही नहीं चाहिए। ये शिव सैनिक नहीं हो सकते, वीर शिवाजी के योद्धा नहीं हो सकते। भटके तो ऐसा कि अयोध्या तक का रास्ता भूल गए, जहां बाला साहब ठाकरे कहते थे हाथ क्या पैर भी रहा होगा शिव सैनिकों का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बाला साहब ठाकरे के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने हिंदू समाज के लिए जो कुछ किया है उनको कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन उनका बेटा ही ऐसे भुला देगा? वैसे पूत पहली बार कपूत नहीं हुआ है।
पूत तो कई बार कपूत हुए हैं ना, हम्म। और इसकी श्रृंखला है लंबी। जब बेटों ने अपने कारनामों से, अपने करतूतों से अपने पिता, अपने पूर्वजों का सर झुकाया है, उसमें से एक उद्धव ठाकरे भी है, हम्म। जिन्होंने आज जिस तरह के तुष्टिकरण, और ये सोनिया जी की, जिसको सोनिया सेना हम लोग कह लेते हैं कई बार, कि सोनिया जी के लिए के चरणों में ऐसे कदम अपने अपने सर को रख दिया, कांग्रेस पार्टी को साथ गठबंधन करूंगा, उससे पहले मैं शिवसेना को भंग कर दूंगा, ये बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। लेकिन कैसे सत्ता के लोलुपता में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन आप लोगों ने ही तो धोखा दिया उनको। नहीं, सत्ता लोलुपता केवल थी, मुख्यमंत्री बनने की ऐसी चाहत थी, हम्म। और हमने कोई इसके लिए मना नहीं किया, लेकिन वो छटपटाहट, वो शायद नैतिकता हमारे साथ जो थी वो आड़े आ रही थी, वो उच्च श्रृंखलता, वो मनमानापन, वो केवल कांग्रेस के साथ मिल सकता था, और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। असली शिवसेना तो आज एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ना सिर्फ एक औरंगजेब के लिए आप लोग कह रहे हैं कि कब्र हटाई जाए, दूसरा आप लोग मुस्लिमों पर यह भी थोपते हैं कि वंदे मातरम बोलो। क्यों नहीं बोलना चाहिए? जिस भूमि में उपजा हुआ अनाज खाएंगे, जिस भूमि की हवा में हम सांस लेंगे, जिस नदियों का जल पी करके हम बड़े होंगे, जिस आबो हवा में हम जिएंगे, हम क्यों नहीं उसकी वंदना करेंगे? पूरी दुनिया भर में मादरे वतन तो करते हैं ना, इस्लामिक कंट्रियों में भी, क्यों नहीं करेंगे आप यहां पर अपनी मातृभूमि की वंदना? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माता है, हमारा पालन पोषण करती है। हम इस विचार से अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? इस धरती को माता मानते हैं तो इसकी वंदना तो करेंगे ना। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को ना समझने वाले लोग ही ऐसी बात करते हैं, और भारत तो अनूठा है, अद्भुत है। यहां हम नदियों को मां मानते हैं, यहां हम गाय को मां मानते हैं। हमने प्रकृति के साथ साहचर्य कैसे रखा जा सकता है, प्रकृति के साथ तादात्म्य कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम एक साथ चल सकते हैं, इसका अद्भुत नमूना भारत में है। और इस भारत की संस्कृति को ना समझने वाले लोग ही वंदे मातरम से परहेज कर रहे हैं, वरना तो वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति में यह भी था कि मुस्लिम बाहर सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, यूपी में वो भी बैन करवा दिया गया। किसी को भी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरी आजादी वहीं तक है जहां तक तुम्हारी नाक है, तुम्हारी नाक शुरू होते ही मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। कोई भी आजादी युक्त युग तक निर्बंधन के साथ ही होगी, वो असीमित नहीं हो सकती है। सड़कों को घेर करके आप यातायात को प्रतिबंधित कर दें, यातायात को रोक दें, ये नहीं चल सकता है। और वर्ष में एक दिन की बात हो तो समझ में आ सकती है कि एक दिन के लिए अनुमति दी जाए, एक दिन के लिए कष्ट सह लिया जाए। हर हफ्ते में, हर दिन दोपहर की नमाज रोज ऐसा करेंगे, हफ्ते में जुमे के दिन करेंगे, नहीं चलेगा। व्यवस्थाएं हैं, उनका पालन करना चाहिए। और जानबूझ करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, नमाज तो कहीं भी अदा कर सकते हैं ना, प्रार्थना इबादत तो कहीं भी कर सकते हैं। और वैसे भी इस्लामिक कंट्रीज में आप देखेंगे तो इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि अगर मस्जिद की अनिवार्यता करने लगेंगे तो मूर्ति पूजा की तरफ चले जाएंगे, और मूर्ति पूजा तो इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है। तो नमाज तो कहीं भी अदा कर सकते हैं, इसके लिए मस्जिद की अनिवार्यता क्यों है? तो आप जहां हैं वहीं कर लीजिए, और अगर करना है तो मस्जिद में करिए। मस्जिदों के नाम पर आप सड़कों को घेर लेंगे, ये नहीं चल सकता है। और इसलिए ये नियम सबके लिए किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकर को भी लेकर नियम बनाए। मदरसे भी आप लोग एकदम से मदरसों के भी पीछे पड़ गए उत्तर प्रदेश में। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने प्रयास किए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो मदरसों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया। 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। विद्यार्थियों के नाम पर फर्जीवाड़ा करना, उनके नाम पर छात्रवृत्ति ले आना, वजीफा जुटाना, फर्जी तरीके से नियुक्ति करना, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था ना, मदरसों के नाम पर फॉरेन फंडिंग कराना और उसके बाद आतंकी गतिविधियां संचालित कराना, विशेष करके जो यूपी का नेपाल बॉर्डर का एरिया है, सोनौली बॉर्डर का एरिया, गोरखपुर का, सिद्धार्थनगर का, श्रावस्ती का, लखीमपुर खीरी का, ये जो नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है ना, कुशीनगर तक लगा हुआ, मदरसों की संख्या आपको अकल्पनीय मिलेगी। आबादी 5,000 की और 4,000 मदरसे, जितनी आबादी नहीं उससे ज्यादा मदरसे। यह देश को अस्थिर करने की साजिश है। मदरसों के नाम पर इस फर्जीवाड़े को बंद ही करना होगा, और सरकारें नहीं करेंगी तो यह देश के लिए खतरा होगा, आंतरिक सुरक्षा के लिए, बाह्य सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। और डेमोग्राफी चेंज इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है देश में पूरे, लेकिन फिर जिस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं,
ममता बनर्जी कहती हैं घुसपैठिए तो बीएसएफ वाले लेके आ रहे हैं, उनकी शरण से आ रहे हैं देश में। देखिए, एक दूसरे पर दोषारोपण करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस को या फोर्सेस का मोरल डाउन करने का प्रयास करना। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, संविधान की शपथ ली उन्होंने। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। कौन है जो इनका वोटर आई कार्ड बना रहा है? कौन है जो इनके लिए राशन की व्यवस्था मुहैया करा रहा है, इनके राशन कार्ड बनवा रहा है? और जब ये बात होती है कि सीए होगा, एनआरसी होगा, तो तुरंत कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। ये नहीं चलेगा भाई। देश के भीतर कोई हम शरणगाह नहीं है कि कोई भी आए, और कोई भी आए अच्छे उद्देश्य के साथ आए, फिर बात समझ में आती है कि आप पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। आप देश के भीतर घुस करके देश की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, दारुल इस्लाम बनाने की एक नीयत के साथ आना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं। यह स्वीकार नहीं हो सकता है। तो यही तो सवाल है कि फिर ये सब पूरा आता है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, तो घुसपैठियों को वो क्यों इस तरीके से बाहर नहीं करें जैसे ट्रंप ने आपके घुसपैठियों को उठा के फेंक दिया आपके देश में? देखिए, हर देश की पृष्ठभूमि भिन्न होती है। उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि भिन्न है, सामाजिक पृष्ठभूमि भिन्न है, आर्थिक पृष्ठभूमि भिन्न है। भारत की तुलना आप अमेरिका से नहीं कर सकते। अमेरिका की परिस्थितियां भिन्न है, देश की परिस्थितियां भिन्न है, और भारत के भीतर ही भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। नॉर्थ ईस्ट अलग प्रकार की पृष्ठभूमि का है, साउथ अलग प्रकार की पृष्ठभूमि का है, सबकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियां अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक इस तरह का निर्णय अचानक कर देना, उसके परिणाम किस तरह के हो सकते हैं? और भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली का देश है, इसलिए यहां बहुत कठोरता के साथ हम तानाशाही वैसे रवैये नहीं रख सकते हैं। हम तो बहुत सामान्य बातें जब कहते हैं तो कितना विरोध होता है। वक्फ के कानून को लेकर के भी इस समय कुछ लोग रमजान के पाक महीने में नापाक साजिश करने बैठे हैं। हम तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। वक्फ का कानून तो बेहतरी के लिए है आता हूं, लेकिन घुसपैठी और घुसपैठ से समस्या का निवारण कब होगा इस देश में? हम अपनी 4 रोटी में से 1 रोटी किसी बाहरी वाले क्यों दे भाई? देखिए, वो समस्या जो वर्षों वर्ष से, दशकों से है, आप उसका चाहते हैं कि समाधान जल्दी हो जाए। हमेशा किसी भी काम के समाधान में रचनात्मक तरीके से करने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन विश्वास रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राष्ट्रवाद के नाम पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। कांग्रेस की तरफ 55-60 साल तो नहीं लगा देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि 55-60 वर्ष तो शायद ज्यादा है, लेकिन समय लगेगा इसमें। इनको डिटेक्ट करना, इनको डिपोर्ट करना और डिलीट करना, यह एक लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे कर लेंगे, कब तक कर लेंगे, मुझे लगता है यह सवाल अभी थोड़े कठिन है, लेकिन इनका समाधान निश्चित तौर पर होगा। लेकिन सामने तो 2047 गजवाए हिंद की तैयारी है। 2047 तक विकसित भारत की तैयारी है। ये गजवाए हिंद करने वाले मंसूबे लेकर के 700 साल 900 साल पहले भी कुछ मुगल आक्रांता आए थे, लेकिन कुछ बात तो है ना कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज देश में जो सनातन का धर्म ध्वजा लहरा रही है, ये गजवाए हिंद का सपना देखने वाले ये कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है, हम सब ने महाकुंभ में भी देखा, लेकिन वो वैसे ही कहते हैं कि क्या ऐसे ही सनातन को आप आगे बढ़ाएंगे कि मस्जिदें हमारी सब छीन लेंगे? किसी मस्जिद पे आप पहुंच के कह देते हो ये मंदिर है, फिर कोर्ट के आदेश तक वो हमसे छीन लिया जाता है। ओवैसी जब ये बात कहते हैं तो ओवैसी शायद देश को एक बार पूरी ठीक ढंग से देखते ही नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं वो इंडोनेशिया में है, और दूसरे नंबर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें कहीं हैं तो वो भारत में है। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। इन मस्जिदों को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, इन 7 लाख मस्जिदों को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिनको लेकर के हिंदू पक्ष का यह मत है कि ये हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है। उसके बावजूद कोई बाहुबल के आधार पर, संख्या बल के आधार पर इकट्ठा होकर के मस्जिद गिरा करके वहां मंदिर नहीं स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट के भीतर अपनी याचिका लेकर के जाते हैं, अपने साक्ष्य लेकर जाते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण करा लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साथ लगा लीजिए, उत्खनन करा लीजिए, इसकी तमाम प्रकार के जो आज वैज्ञानिक तकनीकी हैं उनसे इसकी जांच करा लीजिए, और अगर हमारा ये दावा सही है तो ये स्थान हमें दे दीजिए। मुझे लगता है लोकतांत्रिक तरीका इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबको सुनवाई का अवसर मिलता है, सबको पक्ष रखने का अवसर मिलता है, और कोर्ट अपनी कार्रवाई करके अगर कहीं कोई निर्णय सुना रहा है तो उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन संविधान की रट लगाने वाले लोग
जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश होता है तो पत्थर से कैसे कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाबरी के संदर्भ में जब आता है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी मीन मेख निकालने का काम करते हैं और कहते हैं कि बाबरी तो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सच को स्वीकार करना पड़ेगा। यह सच है कि बाबर के सेनापति मीर बांकी ने आकर के वहां प्रभुराम की जन्मस्थली के मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था और बाबरी के नाम पर एक ढांचा खड़ा करने का काम किया था। और वैसे भी इस्लाम तो कहता है ना कि वो जमीन जो जज्ब न की गई हो, जो जमीन पर किसी प्रकार का विवाद हो, वहां पर मस्जिद, वहां पर की गई नमाज इस अल्लाह को कबूल नहीं होती है। तो क्यों जानबूझ करके केवल हिंदुओं को पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए? सब जानते हैं इस बात को कि ऐसी मस्जिदों जो विवादित हैं वहां नमाज अदा करने लोग जाते भी नहीं है, लेकिन केवल कब्जा बनाए रखने के लिए, केवल चिढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि दिल बड़ा करना होगा। जहां कहीं भी दावे हैं, अगर उस संदर्भ में साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं, वैज्ञानिक परीक्षण सामने आ रहे हैं, कानून के द्वारा उसका समाधान हो रहा है, तो उसको बड़ा मन करके स्वीकार करना चाहिए। और बेहतर है कि कानून से पहले ही अगर स्वीकार कर लें तो और ज्यादा बेहतर होगा। यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेहतर होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कानून से तो स्वीकार करिए ना। देश के संविधान में तो यकीन रखिए, देश के आईन में तो यकीन रखिए। आप देश के संविधान और दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो 15 मिनट मांगने की बात करते हैं। मुझे लगता है 15 मिनट की बात करने वाले लोग खारिज हो गए। उनको समाज अब गंभीरता से ले नहीं रहा है। बहुत कोशिश की ओवैसी ने जगह जगह अपने आप को विस्तारित करने की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुन के आने की, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? देश भर में कहीं विस्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां थे वहां भी कम हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कम होंगे, क्योंकि यह देश सह अस्तित्व के साथ चलता है, उदारता के साथ चलता है, सबको साथ लेकर के चलता है। तो भारत की मूल भावना के साथ ही भारत चलेगा और देश के मुसलमानों में भी यह बड़ा बदलाव आ रहा है। वैसे भी देश का सारा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं था। ये कुछ कट्टरपंथी तत्व हैं जो लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं और कई बार इनके बरगलावे में, बहलावे में कुछ मुसलमान आ जाते हैं। लेकिन लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए धीरे धीरे करके इन बातों को पीछे छोड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, ओवैसी का विस्तार भले ना हो पा रहा हो, लेकिन आपको तो फायदा दे ही दे रहे हैं। बी टीम तो है ही आपकी। बी टीम किसकी है, किसकी तरह जैसी बातें करते हैं? ओवैसी के बयान और राहुल गांधी के बयानों में कितनी साम्यता है? ओवैसी के बयान और तेजस्वी यादव के बयानों में कितनी साम्यता है? ओवैसी के बयान और अखिलेश यादव के बयानों में या ममता बनर्जी के बयानों में कितनी साम्यता है? प्रतिस्पर्धा वहां है कि कौन कितना बड़ा खैरख्वाह बन सकता है, मजहब का ठेकेदार बन सकता है। ये प्रतिस्पर्धा वहां है। हमारी लाइन स्पष्ट है। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं, सम्मान सभी का। तो कटमुल्लापन फिर क्या है? नहीं, कटपुल्लापन तो स्पष्ट तौर पर यही है कि आप किसी प्रकार के परिष्कार को स्वीकार नहीं कर रहे। आप जानबूझ करके जड़ बने हुए हैं। चेतना अपने आप में आप देखना नहीं चाहते। यही कटमुल्लापन है और यह कटमुल्लापन देश के लिए घातक है। हिंदुओं के भीतर भी कालखंड में अलग अलग कई सारी कुरीतियां मुगल आक्रांताओं के आने के बाद से आई। हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया और उस पर परिष्कार किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को अपनी पुस्तक में लिखते हैं और कहते हैं कि हिंदू समाज ने अपनी कमियों को हमेशा स्वीकार किया और उसका परिष्कार किया है, लेकिन इस्लामिक समाज अपनी कमियों को ना सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना परिष्कार करना चाहता है। वहां तो संवाद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो कोई शास्त्रार्थ की गुंजाइश ही नहीं है, डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। हिंदुओं में इस बात को लेकर के बारंबार विचार विमर्श और प्रवाह होता है और उसमें परिवर्तन होता है। यही अर्ध कुंभ को हमने कुंभ में और कुंभ को महाकुंभ में हमने परिवर्तित करने का काम किया। कई बार हमने चीजों को अलग अलग आधार पर बदलाव करने का काम किया है। हम कोई लकीर के फकीर नहीं है। हम नित नूतन चिर पुरातन है। आता हूं महाकुंभ पे, लेकिन उर्दू से नफरत है सरकार को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कह तो रहे थे माता प्रसाद पांडे जी, केवल एकांगी हो जाने से नफरत है। हम एकांगी नहीं होना चाहते, हम बहुरंगी होना चाहते। केवल उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हम मदरसों में उर्दू के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे। हम आपको सबके साथ सुविज्ञ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप विज्ञान पढ़ाएंगे तो बताएंगे पृथ्वी गोल है, तो फिर वो कैसे मानेंगे? पृथ्वी तो चपटी है उनके हिसाब से। किसी के हिसाब से पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही होगी और इसके वैज्ञानिक साक्ष्य हैं और अब तो स्वीकार कर लिया। अब उन मदरसों में भी जहां चपटी पढ़ाया जा रहा था ना, अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा।
अब स्वीकार किया जाने लगा कि नहीं, पृथ्वी तो गोल ही है, हमारा दिमाग चपटा था, अब वो धीरे धीरे गोल हो रहा है। महाकुंभ सफल था 100%। हाँ, कुछ और इसमें बेहतर कर देने की गुंजाइश है, और हर काम ये सिखाता है कि इसको और कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इस महाकुंभ ने कई सारे सबक दिए। इस महाकुंभ से हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और हमें यह विश्वास हुआ, आत्मविश्वास और बढ़ा। मैं प्रवक्ता के तौर पर महसूस करता हूं कि जब कुंभ के पहले हम बातचीत करते थे और ये बात के दावे करते थे कि इस कुंभ में 40 करोड़ 45 करोड़ लोग श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आएंगे, तो भीतर के मन में कहीं एक बार सवाल होता था, क्या सच में यूपी की आबादी 24 करोड़ है? क्या सच में 44 करोड़ 45 करोड़ 50 करोड़ लोग आ सकते हैं? और लगता था कि शायद यह दावा कहीं ज्यादा तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से 66 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, यह अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। और यह विश्वास है सरकार के प्रति, यह विश्वास है अपना, यह आस्था है अपनी धर्म के प्रति, यह विश्वास है धर्मगुरुओं के प्रति, ऋषियों संतों के प्रति, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति। आज इतनी अच्छी सड़कें बनी ना कि तमिलनाडु से लेकर के गाड़ी अपनी ड्राइव करते हुए सीधे प्रयागराज तक चले आए। पूर्वोत्तर के राज्यों से गाड़ी लेकर के सीधे अपने 4 लेन एक्सप्रेसवे से सीधे प्रयागराज तक पहुंच गए। इतनी अच्छी रेलगाड़ियां, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेन, इतना बड़ा रेल नेटवर्क, इतनी बड़ी संख्या में पहली बार प्रयागराज में फ्लाइट, किसी देश में इतनी फ्लाइट नहीं उतरती जितनी प्रयागराज में उतर गई। हर स्तर पर जितनी तैयारियां सरकार ने की थी, इन कारणों से प्रयागराज का महाकुंभ एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और इसके साथ साथ अब नई अपेक्षाएं खड़ा कर गया कि अगला महाकुंभ जब होगा तो वो इससे भी भव्य होगा, इससे भी दिव्य होगा, इससे भी बड़े स्वरूप का होगा, और उसकी चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। एक दुखद घटना हुई, उस दुखद घटना को कैसे टाला जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिनको दूर किया जा सकता था। मुझे लगता है कई सारे सबक भी दे गया है, और इन सबक से सीखना, सीख करके परिष्कार करना, आगे बढ़ना, यही तो हमारी कार्यपद्धति है, यही तो हमारी अपने जीवन की शैली है कि कुछ गलत हुआ है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। हमने इस कुंभ को अलग अलग रूप में सीखा है, समझा है, जाना है, और हम आत्मविश्वास से लबरेज हुए। पूरी दुनिया ने विस्मय के साथ देखा है कि इतनी बड़ी आबादी किसी एक जिले में आ सकती है। पूरी दुनिया में केवल 2 ऐसे मुल्क थे, भारत और चाइना, जिनकी आबादी से ज्यादा आबादी केवल प्रयागराज में पहुंच गई। 66 करोड़ 67 करोड़ आबादी किसी मुल्क की नहीं है। अमेरिका की आबादी से ज्यादा आबादी, पूरा अमेरिका कितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, उससे ज्यादा आबादी केवल एक जिले में आ गई है। लेकिन कहा यह गया कि लोग तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से अपनी गाड़ियों से आ गए, फिर आप लोगों ने उनको 10-10 15-15 किलोमीटर पैदल चलवा दिया, वीआईपीओं की एंट्री शानदार तरीके से करवा दी। देखिए, जो पर्यटक के नाम पर आए थे उनको जरूर कष्ट हुआ। हम जब भी किसी ऐसे तीर्थ स्थल पर जाते हैं जहां कहीं भी भीड़ होती है, जहां कहीं भी इस तरह की स्थितियां होती हैं, अमरनाथ की यात्रा हम करने जाते हैं, दुर्गम पहाड़ी यात्रा है, कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, केदारनाथ, वैष्णो हम देवी, बद्रीनाथ, सभी स्थान आप देखेंगे, ऐसे जो भी महत्व के स्थान होंगे वहां तो ये कठिनाइयां होती हैं, और इन्हीं कठिनाइयों के बाद तो आनंद मिलता है ना, तभी तो सुख मिलता है। जो बहुत चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती है ना, उसका आनंद नहीं होता है। जब कठिनाइयों के बाद कोई चीज प्राप्त होती है तो उसका सुख, उसका आनंद, आप पूछिए ना, जिसने भी डुबकी लगाई ना 15 किलोमीटर का, किसी को रंज रहा क्या? अखिलेश यादव जी को रहा। अखिलेश जी की गाड़ी घाट तक गई थी, पूरे वीआईपी शानो शौकत के साथ गई थी, पूरे काफिले के साथ गई थी, पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गई थी, सिक्योरिटी के तामझाम के साथ गई थी। इसलिए उनको कष्ट ज्यादा है। मुझे लगता है कि अगर 15 किलोमीटर पैदल चल के गए होते तो शायद उनको भी आनंद आया होता। पर्यटक के तौर पर ना गए होते, एक आलोचक के तौर पर ना गए होते, श्रद्धालु के तौर पर गए होते, तो उनको भी कोई कष्ट ना होता। अच्छा, महाकुंभ के बाद जो बातें हुई, कुछ बातों को सरकार गलती कर गई फैक्ट्स देकर, वो चाहे 30 करोड़ का बात हो विधानसभा में कहना नाविक का, या फिर 1-2 बातें और रही। ऐसा है कि हर बात का फैक्ट चेक नहीं किए गए। नहीं, हर बात का विश्लेषण करने का अलग अलग तरीका होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आंकड़े रखे, जो तथ्य रखे, जो अद्यतन हमारे पास रिकॉर्ड पे आए थे, जो बातें आई थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने लोगों के सामने रखा है। ये बात सही है कि बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ, अपेक्षा के कई गुना ज्यादा लोगों को लाभ हुआ, इकोनॉमी का एक बड़ा पहिया घूमा,
हमने जब पिछला कुंभ किया था 2019 में, लगभग 4400 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए थे कुंभ के नाम पर, और लगभग 1.25 करोड़ की इकोनॉमी क्रिएट हुई थी। इस बार हम अपेक्षा कर रहे थे, हमने इस बार का बजट लगभग 7000 करोड़ का था, बजट दोगुने से कम था, तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि ये इकोनॉमी 2 लाख करोड़ के आसपास तक जाएगी, लेकिन ये इकोनॉमी 3 लाख करोड़ से भी आगे तक निकली। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े आंकड़े हैं। अब इसका भिन्न भिन्न प्रकार से विश्लेषण करने का प्रयास करना। देखिए, सत्य तो सत्य है, सत्य है कि भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों ने चाहे वहां पर नीम के दातून बेच करके भी हजारों लाखों रुपए कमा लिए हो, अब इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी कहानियां तो कुंभ में भरी पड़ी थी। आप जिस तरफ उठा करके देखेंगे आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कि कैसे केवल तिलक लगा करके प्रतिदिन के रोज हजारों रुपए लोग कमा ले रहे थे, तिलक लगा करके केवल, क्योंकि क्वांटिटी बहुत थी। एक व्यक्ति कितने लोगों को तिलक लगा रहा है, और कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए और कोई 1000 रुपए तक देता है अपनी श्रद्धा के आधार पर। क्यों? क्योंकि कुंभ में स्नान और दान इनका बहुत महत्व है। अभी कोई कहता है कि नहीं, नाविक के रेट इतने तय थे। हां, रेट सरकार ने तय किए थे, लेकिन नाविक को दान देने की भी परंपरा है। तो अगर दान स्वरूप किसी ने अपनी राशि बढ़ा करके दी है तो वो तो उसकी आय हुई है, वो तो बढ़ा है। अब इस बात को लेकर के हाय तौबा मचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। वो नकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाय तौबा 66 करोड़ के फिगर पे भी है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं क्या बीजेपी के प्रवक्ता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इनके नेता बैठ के सर गिन रहे थे क्या कि 66 करोड़ लोग आ गए? मैं याद दिलाऊंगा आपको विकास दुबे के एनकाउंटर की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि विकास दुबे की गाड़ी की स्पीड क्या थी। विकास दुबे अपराधी की गाड़ी की स्पीड वो सैटेलाइट से पता कर लेते हैं, लेकिन कुंभ में आए हुए लोगों की गणना वो सैटेलाइट से नहीं कर सकते हैं। ये अखिलेश जी का ज्ञान आध्यात्म को लेकर के, हिंदू रीति रिवाजों को लेकर के, परंपराओं को लेकर के खो कहां जाता है। ये कैसे उनकी मानसिकता बदल जाती है, कैसे उनकी बुद्धि कुंद हो जाती है। जब भी कोई हिंदुओं का मसला आएगा, अपराधियों के मामले में उनका ज्ञान बिल्कुल संपूर्ण हो जाता है, चेतना बिल्कुल उद्दीप्त हो जाती है। कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी का उनके प्रति अनुराग इतना है, लगाव इतना है, स्नेह इतना है, प्यार है, दुलार है, पाल पोस के बड़ा किया है उनको, उनके साथ खेल के बड़े हुए हैं, इसलिए उनके प्रति उनका पूरा ध्यान रहता है। कुंभ में आए हुए लोगों की गणना बहुत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हुई, और उसके वैज्ञानिक पद्धतियां MNIT कभी जाएं, जाकर के विजिट करके आए कि कैसे गणना होती है, कैमरे से कैसे गणना होती है, सैटेलाइट्स के द्वारा कैसे गणना होती है, उसके क्या क्या मैकेनिज्म लगाए गए हैं। और अब तो AI का दौर है, उनको दिखाते। हाँ, अखिलेश जी AI का दौर है। वो अखिलेश जी आए, उनको पूरा ज्ञान इस संदर्भ में दिया जाएगा, लेकिन ये सब बयानबाजी करने से बेहतर है ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करें। अब थोड़ा फिर से चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। नागपुर जो हिंसा हुई वो औरंगजेब की कब्र को लेकर 2 पक्षों में हुई और हिंसा बढ़ी। अगर मामले को और शानदार तरीके से, जैसे तमाम बयान आए उसके बाद ये हिंसा हुई, मामले को और ठीक तरीके से सुलझाया जा सकता था ताकि हिंसा ना हो। कब्र हटानी हो हटाइए, रखनी हो रखिए। देखिए, अभी कब्र हटाने को लेकर के या रखने को लेकर के कोई निर्णय नहीं हुआ है। हिंदू समाज के कुछ सेक्शंस ने, कुछ तबके ने, कुछ संगठनों ने इस बात की डिमांड सरकार से की है, और डिमांड करना किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज का, किसी भी तबके का वो अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपनी बात रखी। कोई कब्र को खोदने के लिए गया भी नहीं था, बल का प्रयोग करने भी नहीं गया था, और प्रतीकात्मक तौर पर औरंगजेब का पुतला जलाया गया था, लेकिन जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक यह अफवाह फैलाई गई कि वहां पाक कुरान शरीफ जला दी गई है, और ये अफवाह फैला करके वहां हिंसा करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दंगाइयों के साथ, हिंसा करने वालों के साथ महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी ने वहां के स्थानीय पुलिस को निर्देश भी किए हैं कि पूरी कठोरता बरतिए, ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई उदारता नहीं हो सकती है। जो आग लगाने का खेल खेल रहे हैं उनके साथ कोई उदारता नहीं बरती जानी चाहिए, और जो औरंगजेब को अपना अब्बा हुजूर मान रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। आपको लगता है कि फडणवीस सरकार संभाल लेगी सब कुछ? बिल्कुल संभाल लेगी, 100% भरोसा है। ये कोई आतंकियों के प्रति हमदर्दी रखने वाली सरकार नहीं है, ये कोई मजहबी तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं है, और इसीलिए देखिए बहुत कम समय में ही स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया। अब इस समय स्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल है। याद करिए, उत्तर प्रदेश का फिर उदाहरण दूंगा आपको कि कैसे मुजफ्फरनगर में के कवाल गांव में, जवाहर कांड, कवाल गांव में एक छोटी सी छेड़खानी की घटना,
सचिन और गौरव की बहन के साथ छेड़खानी की घटना होती है। उस छेड़खानी की घटना पर अपना प्रतिरोध जताना सचिन और गौरव को इतना महंगा पड़ता है कि उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या के प्रतिरोध में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और यह दंगा कोई एक दिन नहीं चलता है, महीनों तक यह दंगा चलता है। और इस दंगे की जद में केवल मुजफ्फरनगर नहीं, केवल कोई कोई कवाल गांव नहीं, केवल कोई कस्बा नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले प्रभावित हो जाते हैं। और अखिलेश सरकार क्या कर रही थी? सैफई की रंगरेलियां मनाने में व्यस्त थी। यह सरकार का इकबाल होता है। क्यों? क्योंकि वो दंगाइयों को सरकारी हेलीकॉप्टर में बुला करके मुख्यमंत्री आवास में चाय नाश्ता करा रहे थे। जो निरपराध हिंदू थे, जो दंगे में पीड़ित थे, उनके ऊपर वो रासुका तामील करने का काम कर रहे थे। इसलिए आक्रोश लगातार भड़कता गया। जब नेतृत्व ईमानदार होता है, निष्पक्ष होता है, जब बिना पक्षपात के कार्रवाई करता है, तो उसके परिणाम बेहतर होते हैं। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं है। बहराइच में शरारत की जाती है, यह कोशिश की जाती है कि कैसे वहां सांप्रदायिक तनाव बनाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तत्परता के साथ एक्शन लेती है। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि यूपी एसटीएफ के चीफ हाथ में रिवॉल्वर लेकर निकल कर आ जाते हैं, दंगा नियंत्रित हो जाता है, दंगा नहीं भड़क पाता है। एक कस्बे में केवल कस्बे तक सीमित रहता था, बहराइच के महाराजगंज कस्बे तक सीमित रह जाता, वो बहराइच जिले में भी नहीं को इसीलिए दिक्कत हुई कि उन्होंने कहा कि ये तो गुंडे इस तरीके से रिवॉल्वर और पिस्टल लेके आते हैं। सठे साठ्यम समाचरित होगा। अपराधी जो बंदूक निकालने का प्रयास करेंगे, ये पुलिस को दी गई बंदूक बनावटी, दिखावटी या सजावटी नहीं है। इस बात को समझना होगा। मैंने कहा ना कि लोहे का जवाब लोहा होगा। अवैध पिस्टल लेकर के ये अपराधी घूमेंगे और वैध पिस्टल को यूपी की पुलिस क्या छुपा करके रखेगी क्या? इन पिस्टल का लोहा उनके शरीर में उतार दिया जाएगा जो पिस्टल लहराने का काम करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा चुनाव है तमिलनाडु में अगले साल। तो तमिलनाडु का जिक्र इसलिए क्योंकि मामला हिंदी का चल रहा है। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके आधार पर स्टालिन और फिर विजय थालापति की एंट्री हुई है। वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी थोपना चाह रही है यहाँ पे हिंदी, और ये चल नहीं पाएगा तमिलनाडु में। देखिए, हिंदी भारत माँ के भाल की बिंदी है। हिंदी सबसे बड़े भूभाग पर बोले जाने वाली भारतीय भाषा है। लेकिन कन्नड़ को लेकर के, मलयालम को लेकर के, तमिल को लेकर के, तेलुगु को लेकर के, उड़िया को लेकर के, बंगाली को लेकर के, भोजपुरी को लेकर के, ये इतनी प्रकार की हमारी भारतीय भाषाएं हैं ना, इनको लेकर के कोई दुराग्रह मन में नहीं हो सकता है। ये सब भारतीय भाषाएं हैं। इन भारतीय भाषाओं को लेकर के गर्व होना चाहिए। दुर्भाग्य ये रही कि मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण हम इन भारतीय भाषाओं को सीखने का कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाए। बेहतर होता कि हर भारतीय तमिल जानता, हर भारतीय तेलुगु जानता, हर भारतीय पंजाबी गुरमुखी जानता, हर भारतीय भोजपुरी बोलना जानता। भाषा इतनी समृद्ध है भारत में, इतनी प्रकार की बोलियां हैं भारत में, इतने प्रकार के एक्सेंट हैं भारत में, उन सबको सीखा जाता। लेकिन सबको ग्राह्यता करने की बजाय, ग्राह्य करने की बजाय किसी को प्रतिशोध करें, किसी को निरादर करने का काम करें, यह भारत का स्वभाव नहीं है। बीजेपी तमिल के विरोध हिंदी के सपोर्ट में, बस इतना समझना चाहते। बिल्कुल नहीं है। ना हम तमिल का विरोध कभी कर सकते थे, ना करेंगे। हम तमिल के साथ तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तमिल बहुत अच्छी भाषा है, तेलुगु अच्छी भाषा है, कन्नड़ अच्छी भाषा है, उड़िया अच्छी भाषा है, बंगाली अच्छी भाषा है, सारी भाषाएं अच्छी हैं। ये सारी भाषाएं तो संवाद का माध्यम है ना, महत्वपूर्ण साध्य है। साधना, उसका तरीका क्या होगा, मार्ग क्या होगा, रास्ता क्या होगा, भिन्न भिन्न रास्तों से जाएं, पहुंचना तो हमको अभीष्ट एक है, लक्ष्य एक है। कैसे हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएं, दुनिया का अग्रणी देश बनाएं, दुनिया के लिए मार्गदर्शन करने वाला देश बनाएं। हमारा लक्ष्य तो सबका एक है। भाषा तो उसमें एक केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। लेकिन बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, बड़ी बहन है सब भाषाओं में, तो उसको उस बड़प्पन के साथ स्वीकार करना चाहिए। सबसे ज्यादा संपर्क भाषा है और भारतीय है, इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान से भारत को डरना चाहिए, जैसा कांग्रेस कहती है कि एडम बम है उनके पास। पाकिस्तान की भिखमंगई के किस्से तो इस समय रोज है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक छाए हुए हैं। वहां रोज लूट हो रही है, रोटी की लूट है, आटा नहीं है खाने के लिए। पाकिस्तान कंगाल स्थिति में हो रहा है और अपने कर्मों से हो रहा है, अपने कट्टरवादिता के कारण हो रहा है। रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, बम खरीदने के लिए रोज प्रयासरत हैं। यही स्थिति रहेगी, पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अपने इस कट्टरवाद को उसे छोड़ना होगा। कभी भारत का अंग रहा है, हम कभी भी पाकिस्तान के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। हाँ, जब वो हमारे प्रति ऐसी कोई हरकत करता है तो स्वाभाविक आक्रोश हमारे मन में आता है।
लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, संप्रभु राष्ट्र है, सशक्त रहे, समृद्ध रहे, हमसे बैर भाव बंद करे, हमारे प्रति षड्यंत्र करना बंद करे, खुशहाल रहे अपने आप में, जैसे दुनिया के तमाम मुल्क खुशहाल हैं, खुशहाल रहे अपनी जिंदगी में। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर है, आदत से बाज नहीं आता है। लेकिन आज वो खामियाजा भुगत रहा है। आज उनके यहां नेतृत्व जिस तरह से लगातार अस्थिर रहता है, डेमोक्रेसी अस्थिर रहती है, उसके कारण आज खामियाजा पाकिस्तान के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और वो अफसोस करते होंगे कि काश हम भारत के साथ होते। आज भारत का मुसलमान कितनी तरक्की कर रहा है, उसको कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों को रस्क जरूर होता होगा हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखकर। अच्छा, इस वक्त दुनिया में तमाम अनजान शख्स घूम रहे हैं जो भारत के दुश्मनों को टपका दे रहे हैं, ब्रिटेन में, कनाडा में, अमेरिका में। अभी हाल फिलहाल में खबर है कि हाफिज सईद को भी निपटा दिया, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई। ये अनजान कौन है? अनजान ही बने रहे तो अच्छा है, लेकिन ये काम अच्छा कर रहे हैं। हर भारतीयों को ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत के दुश्मन निस्तनाबूद हो रहे। अब विपक्ष कुछ आरोप लगाता है, वो लगाता रहे, लेकिन भारतीयों के लिए अच्छा है कि भारत के भाल पर जिन्होंने हमला करने का काम किया है, मुंबई अटैक करने का काम किया है, आतंकी हमले कराने का काम किया है, वो किन्हीं कारणों से, ईश्वरीय इच्छा से अगर अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं तो होना चाहिए। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले गड्ढे में तो गिरते ही है ना। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अभी आपने एक बात कही कि पाकिस्तान का मुसलमान सोच रहा होगा काश भारत में होते, भारत का मुसलमान तरक्की कर रहा है। लेकिन इस देश में जब हैदराबाद में पाकिस्तान का मैच होता है तब वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। पाकिस्तान से दर्शक आए नहीं थे। इस देश में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है तो इंदौर में जब भारत के जीत का जश्न मनाया जाता है तो पत्थरबाजी हो जाती है। इस देश में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारता है तब पटाखे फूटते हैं। इस देश में जब पाकिस्तान से भारत 2021 में T20 में मैच हारता है तब भी पटाखे फूटते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कि इस देश में भी रह के खुश नहीं है भारत की जीत पर? कुछ लोग थोड़ा देर से पैदा हुए। अब देर से पैदा हुए, ये गलती उनकी तो थी नहीं। भाव उनके आज भी वही है। उनको भी पाक वतन चाहिए। अब पाक वतन उनको लेगा भी नहीं। जो लोग भारत से गए भी थे ना अपने लिए पाक वतन तलाशते हुए, उनको भी वहां मुहाजिर क्या कहा जाता है, ऐसा मुजाहिद ऐसा कुछ है, मुहाजिर कहा जाता है। उनको भी पक्का मुसलमान नहीं मानते। हिंदी मुसलमान कहते अरब वाले भारत को नहीं मानते, हिंदी मुसलमान कहते हैं। ये बात उनको समझनी होगी। उनके पुरखों ने भी ये गलती की थी, पाक वतन तलाशते हुए गए थे, वो भी सम्मान नहीं पा सके थे। लेकिन ये एक जाहिलियत भरी सोच है जो भारत के प्रति भाव नहीं रखती है, मजहब के प्रति भाव रखती है। और मजहब के प्रति ये भाव उनको आकर्षित करा के पाकिस्तान के प्रति खड़ा कर देता है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग हैं और ऐसे मुट्ठी भर लोगों का इलाज करना हम जानते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाइयां होती हैं वो कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं। अच्छा, एक चीज अगर कॉमन देखें आप बीजेपी सरकारों में, जो यूपी में जैसे चलता है बुलडोजर इनकाउंटर और ऐसे कट्टरपंथी कटमुल्लों के खिलाफ एक्शन, वैसे ही मोहन सरकार करती है मध्य प्रदेश में, वैसे ही फडणवीस सरकार करती है, वैसे असम सरकार करती। एक ही जगह से सब कुछ डील किया जा रहा है क्या? मुझे लगता है कि अपराधियों के प्रति डील करने का यही मॉडल सब जगह होना चाहिए और दुनिया भर में है। अपराधियों के प्रति तो कठोरता रखनी ही पड़ेगी ना। अपराधियों के प्रति उदारता रखेंगे तो समाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। समाज को सशक्त सामर्थ्यवान करने के लिए आपको अपराधियों के प्रति कठोरता का व्यवहार रखना ही पड़ेगा। और अब तो मैंने देखा भी कि पंजाब सरकार ने भी अभी अमृतसर में एक एनकाउंटर किया, अमृतसर के एक अपराध का एनकाउंटर अभी हरियाणा में किया है। एनकाउंटर तो वहां भी बुलडोजर भी चला दी, पंजाब सरकार चला दी, बंगाल की सरकार ने भी चलाया। अपराधियों पर नियंत्रण, क्योंकि ये अपराधी उनको भी निगल जाते हैं। ये अपराधी किसी के सगे नहीं है। ये अपराधी जिनको जाति का अपराधी बताते हैं ना, मैं फिर उदाहरण विकास दुबे का दूंगा उत्तर प्रदेश से। विकास दुबे के किए गए अपराधों में सबसे ज्यादा जो पीड़ित हैं वो ब्राह्मण हैं। रामपुर के आजम खान ने जो जमीनें कब्जा की हैं वो हिंदुओं की नहीं की हैं, वो या तो सरकारी की हैं या मुसलमानों की हैं। ये जो अपराधी होते हैं ना, ये जैसे सांप कई बार अपने बच्चे निगल जाता है, ये अपने ही लोगों को निगल जाते हैं। आजम खान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुर्गी चोरी अंडा चोरी का आरोप लगा के केस करवा दिया। अब जब केस यही किया है तो यही तो अपराध लगाएंगे ना। अगर भारत मां को डायन कहा तो अपराध वो लगेगा।
अगर उनके मुर्गी खिलाफ किसी की मुर्गी चोरी का FIR अब है। किसी की मुर्गी, अभी किसी ने अपनी मुर्गी पालन कर रखा है, आपने उसकी जमीन पर कब्जा किया, उसकी मुर्गियों पर कब्जा कर लिया, तो मुर्गी चोरी का आरोप नहीं लगेगा तो क्या हम मगरमच्छ चोरी का लगा देंगे? उसकी मुर्गी चोरी हुई है, जिसकी मुर्गी चोरी हुई तो उसने अपनी FIR लिखाई कि मेरी मुर्गी चोरी कर ली, तो मुर्गी चोरी ही लिखी जाएगी ना। फैक्ट्स यही है, तथ्य यही है। अरे तो पुलिस को खोजना चाहिए था ना मुर्गी कहाँ है। हाँ, पहले भैंस खोजा करती थी, हमने मुर्गी नहीं, मुर्गी चोर को खोज लिया है। हम उससे मुर्गी और मुर्गी के अंडे पूरा हिसाब लेने वाले हैं और जेल की सलाखों के पीछे ऐसे ही रखने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मुझे लगता है एक दुनिया भर में मॉडल खड़ा करके दिखाया है। विशेष करके कोविड का समय याद करिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। हमारे पास पर्याप्त संख्या में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, दवाइयां, व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कठिन परिस्थिति में, उनके पिता का निधन हुआ, फिर भी वो अपने शासकीय उत्तरदायित्व के नाते वो पिता के निधन पर नहीं गए और उत्तर प्रदेश को जिस बेहतरीन तरीके से संभाला, कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया, उत्तर प्रदेश की प्रगति को पंख लगाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने के कार्यक्रम किए, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को जैसे बढ़ाने का काम किया, केंद्र की योजनाओं को, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश को लागू करने में नंबर 1 बना। उत्तर प्रदेश में कायाकल्प हुआ है, उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। वो उत्तर प्रदेश जिसके अयोध्या, जिसके काशी, जिसके मथुरा, जिसके नैमिषारण्य, जिसके चित्रकूट बिल्कुल भुला बिसरा दिए गए थे, उसको वापस हम आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर दैदीप्यमान स्थिति में लेकर के आए। आज वो उत्तर प्रदेश बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। तो इस उत्तर प्रदेश की आभा, उस उत्तर प्रदेश की चमक, उस उत्तर प्रदेश की दमक आज लोगों को आकर्षित कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज देखने, सुनने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करिश्मा तो करके दिखाया ही है। तभी 37 वर्षों के बाद रिकॉर्ड टूटा और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद फिर सरकार रिपीट हुई। बिल्कुल, लेकिन काम तो किया अखिलेश यादव ने, ऐसा कहते हैं। आप लोग फीता काटने हर जगह पहुंच गए, नया फीता लगाया, काट दिया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया, कहीं हाईवे अपने नाम कर लिया, कभी कोई सेंटर अपने नाम कर लिया। काम कहना सब मैंने किया। देखिए, अखिलेश यादव का विकास कॉस्मेटिक विकास था। कॉस्मेटिक विकास और एक्चुअल विकास में अंतर होता है। आप केवल चेहरे पर कुछ पाउडर और लाली लिपस्टिक लगा करके खूबसूरत नहीं बना सकते। आपको आंतरिक तौर पर उसको स्वस्थ करना ही होगा। उत्तर प्रदेश जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। सैफई में आप अच्छा सैफई का महोत्सव करा करके उत्तर प्रदेश को आप चमकता हुआ नहीं दिखा सकते। लखनऊ में कुछ परियोजनाओं को ला करके आप उत्तर प्रदेश को चमकता हुआ नहीं दिखा सकते हैं। उत्तर प्रदेश गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक है। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से लेकर के बांदा तक है, बलिया तक है। देश का सबसे बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी है। आप केवल नोएडा के आधार पर उत्तर प्रदेश का आकलन नहीं कर सकते हैं। आपको इसलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम करना पड़ेगा। आज प्यासा बुंदेलखंड को हमने पानी युक्त बुंदेलखंड करने का काम किया है। आज जो पूर्वांचल विकास से बिल्कुल कोसों दूर था, आज गोरखपुर में हमने फर्टिलाइजर के कारखाने को चालू करने का काम किया। वो मायावती सरकार जो चीनी मिलों को बेचने का काम कर रही थी, वो अखिलेश यादव की सरकार जो चीनी मिलों को बंद करने का काम कर रही थी, हमने पिपराइच की चीनी मिल को चालू करने का काम किया। हमने आज गन्ना किसानों के वर्षों दशकों से लटके हुए मूल्य भुगतान को आज पूरा करने का काम किया। आज गेहूं और धान की 10-10 गुना ज्यादा तक, जो पिछली सरकारों में, हमने उनसे ज्यादा खरीद करने का काम किया। हर क्षेत्र में 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले के पास अपना मेडिकल कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट वर्किंग थे, आज उत्तर प्रदेश के पास 17 एयरपोर्ट वर्किंग है। उत्तर प्रदेश के पास केवल 2 एक्सप्रेसवे थे, आज भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। ये सब आप लोगों ने तो बनवाया? आप लोगों ने बनवाया, फीता काटा? नहीं, ये सब कुछ, ये झूठ बोलते हैं अखिलेश यादव। हम श्रेय दे तो रहे, हम कह तो रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे मायावती जी के समय में बना था और आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी के समय में बना था। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का केवल अनाउंसमेंट उन्होंने किया था 1 रुपए दे करके, प्रतीकात्मक तौर पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जमीन अधिग्रहण करने से लेकर के और पूरा निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। उसका पूरा लेआउट डिजाइन भाजपा सरकार ने किया। मायावती का जिक्र आया तो सवाल ये उठता है कि डरा धमका के आप लोगों ने रखा है मायावती को, इसीलिए सक्रिय राजनीति से दूर होती जा रही हैं ताकि दलितों का वोट आपकी तरफ आए। कल को मायावती बोलने लगेंगी तो ईडी और सीबीआई लग जाएगी उनके पीछे।
देखिए, ये डर तो उसको होना चाहिए जिसने गलत किया है। और वो एक पुराना गाना है ना कि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। तो डर अगर भ्रष्टाचारियों में है तो अच्छा है, अगर गलत नहीं किया है तो डर नहीं होना चाहिए। आपका सपोर्ट नहीं कर रही है अंदर खाने मायावती? नहीं, मुझे लगता है मायावती ने अपनी पार्टी को परिवारवाद की भेंट चढ़ाने का काम किया। हाँ, वो सबको तो हटा दिया, आकाश आनंद को हटा दिया, तो पिताजी जब को, भाई सबको आप हटा दिया। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम्म। अब तो पूरी पार्टी के संस्थापक सदस्य एक एक करके पार्टी से बाहर हो गए। घर में लड़ाई चल रही है क्या इनके भी, बुआ भतीजा, और अब तो बहू बिल्कुल भी आ गई है। ऐसा होगा ही होगा। जब जब आप शक्ति को बांधने की कोशिश करेंगे एक परिवार में, जैसे मुगलिया सल्तनत में होता था, जैसा राजा रजवाड़ों में हुआ करता था, जैसा आपने अखिलेश यादव यादव परिवार में देखा है, जैसा इस समय तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव में दिखाई पड़ उधर रहा है, ममता और अभिषेक बनर्जी में भी है। ममता बनर्जी में, जहां जहां भी परिवार होंगे ना, वहां वहां युद्ध होगा, और ऐसे ही युद्ध होगा, और वो युद्ध सतह पर दिखाई पड़ेगा। वही युद्ध बसपा में दिखाई पड़ रहा है। मान्यवर कांसीराम के जो सपनों की बहुजन समाज पार्टी थी, वो धूल धूसरित हो गई। बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा, ये नारे लेकर चलते थे ना, उसमें तो स्पष्ट था ना कि परिवार का कोई नहीं होगा। कांसीराम जी ने अपने परिवार को कभी नहीं आगे आने दिया था। लेकिन सारी बातें कहते कहते भी मायावती ये चूक कर गई। अपने भाई आनंद कुमार को, अपने भतीजे आकाश आनंद को, और उसके बाद एक छोटा भतीजा और उसकी भी एंट्री, फिर समधी, फिर परिवार की चिट्ठियां, फिर याद करिए ना वो यादव परिवार का, सौतेली मां, षड्यंत्र, चाचा भतीजे, वही युद्ध। यूपी ने ये सब पहले देखा हुआ है, ये सब वही कुछ हो रहा है। और जब जब परिवार के आधार पर ऐसे राजनीतिक दल चलेंगे, यही परिणाम होगा। तो दलित वोट फिर कहां जाए? किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो गई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बैंकक्रप्ट हो गई। हमने बैंक में खाते खुलवा दिए हैं, सबके खाते में राशि पहुंच रही है। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि खाते में तुरंत गिर रही है। राशन, चना, नमक और तेल भी पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंचना चाहिए। ये क्या सरकार के भंडार गृहों में सड़ना चाहिए? अब वो खबरें कहीं रिपोर्ट नहीं होती हैं कि अनाज गोदाम में सड़ा। नहीं, वो तो बियर बनाने के लिए सड़ा दिया जाता था। नहीं, बियर बनाने के लिए नहीं है, उसकी योजना नहीं थी, वो लोगों के चूल्हों तक नहीं पहुंचता था। अब भुखमरी की खबरें बंद हो गई। अब याद करके बताइए, भुखमरी की खबरें कहां आ रही हैं? इस देश में लोग भूख से मर जाते थे, अब भुखमरी नहीं हो रही है। अब सब तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली। अच्छा, वो जो सड़ने वाली खबरें आती थी, मैंने बियर इसलिए कहा, एक हम लोगों ने बहुत पहले खबरें की इस पे कि अनाज इसलिए सड़ाया जाता है ताकि बियर बनाने वाली कंपनियां उसे 2 रुपए 4 रुपए में खरीद लेंगे, कोई सड़ गया या फ्री उठा ले जाएं, और फिर उससे बियर बनती है, गेहूं से, जौ से, या फिर महुए का जो वो गिरता है हमारी तरफ, उससे। तो सड़ जाए तो वो बियर कंपनियां ले लेती थी, फिर बियर बनती थी। इस तरह के कई सारे फर्जीवाड़े होते थे। देश ने सबसे बड़ा खाद्यान्न घोटाला भी देखा है, कैसे अनाज बांग्लादेश पहुंच जाया करता था, अगल बगल के देशों में पहुंचा दिया जाता था। यहां का किसान अनाज उपजाता था, औने पौने दाम पे उसको कैसे आढ़तिये खरीदते थे, कैसे उसकी कालाबाजारी होती थी, और कैसे वो फॉरेन कंट्रीज तक पहुंच जाता था। किसान फिर भी ठगा हुआ महसूस करता था। लेकिन आप लोग तो किसान विरोधी हैं ना अभी। नहीं, हमने आज किसानों को संपन्न करने का काम किया। आज सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना, बेसिक काम हुए, जिन कामों की आज वास्तविकता में ये विपक्ष चर्चा नहीं होने देना चाहता है। वो जानबूझ करके ऐसे मुद्दों पर उलझाना चाहता है। वरना किसने कभी सोचा था कि किसानों के खेत की मिट्टी की भी गुणवत्ता की जांच होगी? कोई बताएगा कि उसकी खेत की मिट्टी इस समय कितनी उर्वरा है, कितनी उर्वरक उसमें डालने की आवश्यकता है, कितनी उर्वरा शक्ति उसमें है। सॉइल हेल्थ कार्ड ये बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। किसको मालूम था कि यूरिया के लिए जो लाइन लगती है, लाठीचार्ज होते हैं, वहां पर नैनो यूरिया आ जाएगी, नीम कोटेड यूरिया आ जाएगी, नैनो डीएपी आ जाएगी। नए नए तरह के प्रयोग किए गए। मुझे भी याद है, पिताजी को एक बोरी खाद मिल जाती थी तो ऐसा लगता था कि आज घर में जश्न का माहौल है। नहीं, अब तो जश्न का माहौल देखिए ना। नमो ड्रोन दीदी, कितना परिवर्तन हुआ है। महिलाएं ड्रोन उड़ा करके और खेतों में उर्वरक का छिड़काव कर रही हैं। यह चमत्कार है। यह 10 वर्षों पहले तक नहीं था। 10 वर्षों में देश कितना बदल गया कि घर की महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं और ड्रोन उड़ा करके खेतों में दवा का छिड़काव करा रही है, उर्वरक का छिड़काव करा रही है। लेकिन महंगाई भी 10 सालों में बढ़ी। महंगाई का असर गरीब तबके पर, मध्यम तबके पर ना पड़ने पाए, इसके लिए हमने हर प्रकार के प्रयत्न किए। और राशन का वितरण भी उसी एक कड़ी का हिस्सा है। हमने उसकी बेसिक नीड्स को, उसके लिए आवास की व्यवस्था सरकार कर रही है, उसमें गैस चूल्हे की व्यवस्था सरकार कर रही है, बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था सरकार कर रही है, किसान के लिए
कैसे उसको मुफ्त बिजली मिल सके उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। सिंचित भूमि बढ़ सके उसके लिए नहरों की व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार आयुष्मान कार्ड बना करके, ताकि जो गहने बिक जाते थे ना इलाज कराने के लिए, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार मुफ्त कर रही है। अब तो 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सबका, हमने पहले इसका 50 करोड़, अब इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या आच्छादित करने का काम किया है। सरकार ने हर मोर्चे पर, हर फील्ड में बिजली के बिल कैसे कम हो जाए, कैसे उसके लिए एलईडी बल्ब, कितना छोटी छोटी सी बात है। वरना पहले टंगस्टन के तार वाले वो 100 वाट का बल्ब, वो पीली रोशनी में हमने भी पढ़ाई की है, बिजली का बिल कितना बढ़ा हुआ आया करता था, और कैसे एलईडी के बल्ब का वितरण कराया गया सरकार ने, एलईडी के बल्ब को कैसे बाजार में लोगों तक उतारा, और फिर उसके बाद सोलर एनर्जी। लेकिन ये कितने नवाचार इस सरकार ने किए। बिल्कुल, लेकिन एक काम सरकार को और उत्तर प्रदेश में करना होगा। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो रहा है, तमाम गौशाला खुल गई, तमाम ऐसे छुट्टा जानवरों को पकड़ने के लिए जगह बनाई गई, लेकिन काम सही से नहीं हो रहा है। इस बात की शिकायत एक किसान परिवार से होने के भी नाते है, और उत्तर प्रदेश के से भी होने के नाते, और एक पत्रकार होने के नाते से भी है कि उसमें व्यवस्थाएं थोड़ा बेहतर की जानी चाहिए। किसानों की परेशानी ये है कि रात रात भर जगना पड़ता है छुट्टा जानवरों को खदेड़ने के लिए। कोई तार बांध रहा है, अब तो किसान इतना परेशान है करंट वाला तार लगाना शुरू कर दें, क्योंकि फसल बचानी है, पेट पालना है। देखिए, मैं इसको सुझाव के रूप में भी स्वीकार करूंगा और मैं इससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। ये सच है कि ये जानवर, हम लोग पशुपालक रहे हैं, हमारे लिए हमारी खेती किसानी में इन पशुओं का उपयोग रहा है। कालखंड में इन पशुओं का उपयोग खेती किसानी से दूर होता गया। पहले बैलगाड़ी चलती थी, जिन बैलों से खेतों की जुताई होती थी, यही बैल कोल्हू में लग करके तेल पेरा करते थे। यही गाय हमारे लिए, हर, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि किसी भी परिवार में अगर एक गाय है तो वो परिवार कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता है। उसके आर्थिक समृद्धि का आधार गाय हुआ करती थी। हमारी जीवन पद्धतियों में परिवर्तन हुआ, हमारे जीवन में इन पशुओं का उपयोग कम हुआ, और विशेष करके बैलों का उपयोग तो, आज बछड़ों का उपयोग तो पूरी तरह से समाप्त जैसा हो गया। हम इस विज्ञान के अंधानुकरण में, वैज्ञानिक युग में हम यांत्रिक इतना हो गए कि हमारे जीवन से इन बातों को हमने किनारे कर दिया। अब इनका सदुपयोग क्या हो, उसके लिए कई वैज्ञानिक प्रयोग भी किए गए हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीमेन इस तरह का हो कि बछिया ही पैदा हो, बछड़े ना पैदा हो। यद्यपि ये प्राकृतिक असंतुलन स्थापित करने का काम करता है, हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करना एक वो अलग प्रकार की चुनौती है, लेकिन फिर भी ये बछड़े हमारे ही हैं। इस गाय का दूध हम ही पिएंगे और बछड़े को छुट्टा छोड़ देंगे। बछिया हमारी और बछड़ा तुम्हारा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। समाज और सरकार दोनों को मिलकर के समाधान करना होगा। और ये बात सही है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि बछड़ा जब उपयोगी नहीं है तो उसको बांध के क्यों रखा जाए, वो बोझ क्यों झेले। इसका समन्वय बनाना पड़ेगा। और कई स्थानों पर इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जहां ग्राम समाज और सरकार दोनों ने मिलकर के गौशालाएं चलाई है। इसको इसी आध्यात्मिक भावना के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिस आध्यात्मिक भावना में हम गोवंश को बहुत आदरणीय मानते रहे हैं, पूजा योग्य मानते रहे हैं। कट्टी घरों में, कत्लखानों में जाकर के इनका वध करा देना, इनको कटवा देना, यह समाधान नहीं है, और हम यह समाधान नहीं होने देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार आते ही कहा था कि 24 घंटे के भीतर हम कसाई खानों पर, कत्लखानों पर, कट्टी घरों पर हम ताला लगा देंगे। हमने लगवा दिया। अवैध कत्लखाने हमने पूरी तरह से बंद कर दिए। जो निष्प्रयोज्य जानवर हैं, जिनके लिए मेडिकली ये कहा जाता है कि इनको इस हेतु भेजा जाएगा, या जो गोवंश के अतिरिक्त हैं, उनके लिए आज जो भी कत्लखाने चल रहे हैं, जिन पे बाकायदा सरकार के साइंटिस्टों की नियुक्ति होती है, डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है, आज हमने पूरी तरह से वो व्यापार बंद किया, जो व्यापार अवैध तरीके से, और वो अवैध पूंजी निर्माण भारत के विरुद्ध उपयोग होता था, आतंकी गतिविधियों में भी जाया करता था, क्योंकि वो एक कौम विशेष के लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता था। उसकी कमर तोड़ने का भी काम हमने किया है। लेकिन यह बात सही है कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए हमारे प्रयास अभी नाकाफी हैं। इसको और बेहतर करना होगा। हर ब्लॉक लेवल पर हमने अभी गौशालाओं के प्रबंधन किए हैं, इनका प्रबंधन और ठीक करना होगा, और समाज के साथ इसको जोड़ना होगा। सामाजिक संगठनों को आगे आकर के इसमें मदद करनी होगी, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के केवल सरकार पर छोड़ देंगे तो सरकारी मशीनरी ऐसे मामलों का समाधान उस तरह नहीं कर पाती है, क्योंकि यह भावना से जुड़ा हुआ है। यह जीवन का पालन पोषण करने का मसला है। जैसे अगर घर में बुजुर्ग हैं, वो पिता, वो माता, जिसने अपने पूरे जीवन अपने परिश्रम से हमको इस योग्य बनाया कि हम आज समाज में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, परिवार आगे बढ़ा सकते हैं। क्या उनकी आयु हो जाए
क्या वो अब काम करने लायक नहीं बचे? क्या वो अब हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं रह जाए? तो निष्प्रयोज्य मान करके उनको घर से बाहर कर दें और ये कहने की अब से ये जिम्मेदारी सरकार की है? नहीं हो सकता है। वो ठीक भावना से जुड़ा हुआ है। ठीक। ऐसे ही हमारे ये जानवर हमारी भावना से जोड़ने पड़ेंगे हमको। हम्म, हमको इनकी चिंता स्वयं मिलकर के करनी होगी। जो नहीं चिंता करने वाले हैं, सक्षम हैं, वो चिंता करने वालों के साथ मिलकर के इसकी एक चिंता का मैकेनिज्म बनाए और सरकार ने इस स्तर पर काम करने प्रारंभ भी किए हैं। हम आपके माध्यम से भी, आपके देख रहे दर्शकों से भी अपील करेंगे कि समाज जीवन मिलकर के इस गौवंश की समस्या के समाधान के लिए साथ आए। ठीक है। अब आखिरी के कुछ सवाल। सबसे पहले एक बात छूटी, आपने कहा कि दलित किसी की बपौती नहीं है, ना उनका वोट किसी की बपौती है, लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर मानते हैं कि अब दलित उनके हैं। ऐसे मुगालता बहुत लोग रखते रहे। हम्म, ये मुगालते समय समय पर सबके टूटे। अभी तो इनको जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं। हम्म, अभी तो राजनीति में बहुत नौसिखिए हैं, बड़बोले ज्यादा हैं। अरे कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। आ, पहली बार सांसद जीत के आए हैं, हम्म, अनुभव विस्तार करें। हम्म, योगी आदित्यनाथ होना बहुत कठिन होता है। वो न केवल 5 बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित होकर के आए हैं। योगी विधायकी आदित्यनाथ का जीवन, विधायकी का चुनाव इनके खिलाफ लड़ा था उन्होंने हाँ हाँ गोरखपुर से। लड़ा था, उनको याद होना चाहिए कितने वोट पाए थे। शायद वो गिनती भूल गए होंगे। हम्म, वो एक बार गिनती को फिर से वापस रीचेक करके देख लें। मुझे लगता है बड़बोलापन नुकसानदेह होता है। राजनीति में है, हमारी शुभकामनाएं उनको। हम्म, परिश्रम करें, मेहनत करें, समाज के लिए बेहतर काम करें, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की वो आवाज बने, पीड़ितों की आवाज बने। लेकिन लोगों को भड़काना ठीक नहीं है। उनसे जब सवाल किया था कभी गठबंधन करेंगे बीजेपी से, कहते हैं कुछ भी हो जाए उस पार्टी से तो गठबंधन नहीं हो सकता मेरा। ऐसा है कि जो भी डिवीजन करने वाले लोग हैं हम्म, वो भाजपा के साथ नहीं आ सकते। हम्म, जो किसी को वोट बैंक बना करके, गुट में बांट करके चलना चाहते हो, वो भाजपा के साथ नहीं आ सकते। क्योंकि भाजपा तो सबको साथ लेकर चलती है और ये सबके साथ चल ही नहीं सकते। ये तो हमेशा तोड़ करके ही चलना चाहते हैं। कैसे हमेशा सवर्णों को गाली दी जाए, कैसे जानबूझ करके हर बात में दलित पिछड़ा एंगल तराशा जाए, ये लोग का अभ्यास है। हम्म, अपराधियों की भी जाति देखते हैं। ऐसे जाति देखने वाले लोग भाजपा के साथ आ भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ होना क्यों कठिन है? योगी आदित्यनाथ परिश्रम से समाज जीवन के लिए जिसने अपना जीवन दे दिया हो, अहर्निश काम करते हैं। उनके सोने के घंटे बहुत कम हैं। उनका कोई अपना पराया नहीं है। जितने कम वस्त्र पहन करके, जितनी कम कीमत के वस्त्र पहन करके, जितना सादा जीवन जी करके वो समाज के लिए, राजनीति के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आसान नहीं है, सहज नहीं है। ये संत हो जाना, महामना हो जाना, महापुरुष की श्रेणी में खड़े हो जाना आसान नहीं होता है। देखने में आसान लगता है, करना बहुत कठिन होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह जैसा आचरण है, जैसा अथक परिश्रम है, आज उनकी आयु जितनी है और उस आयु में जितनी ऊर्जा है, उनकी आधी आयु का मैं हूं और कई बार थकान लगने लगती है। लेकिन कितना जज्बा है, कितना जुनून है, हम्म, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है, कितना कर गुजरने की क्षमता है। ये महामानव लोग हैं, ये महापुरुष लोग हैं और इसलिए उनके जैसा बनने की कोशिश करनी होगी। और ये कोशिश में लंबा समय लगेगा। बन सकते हैं, असंभव नहीं है, करना प्रयास करना होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ होना इसलिए भी कठिन है कि वो कहते हैं कि जिस दिन मौका मिला उस दिन मठ वापस लौट जाऊंगा। मैंने कहा ना कि समाज के लिए जब दे दिया ना, तो कुछ मेरा नहीं। सन्यास ग्रहण कर लेना आसान नहीं होता है। सन्यासी हो जाना आसान नहीं होता है। भोग विलास से दूर हो जाना आसान नहीं होता है। परिवार के मोह बंधन से निकल जाना आसान नहीं होता है। हम्म, और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बात दिखाती है कि वो सन्यासी हैं, हम्म, वो मोह से परे हैं। वो अखिलेश यादव की तरह कैरियर नहीं मानते हैं। लेकिन देश कह रहा है कि वो मठ क्यों जाएं, वो दिल्ली आए। कौन कहां जाएगा, किसकी भूमिका क्या होगी, ये भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति तय भी नहीं करता। हम्म, किस व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, ये पार्टी तय करती होगी। हम्म, मैं प्रवक्ता बनूंगा, ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। हम्म। मेरी अगली भूमिका क्या होगी, ये भी पार्टी तय करेगी, मैं नहीं तय करूंगा। लेकिन जनता की भावनाओं का ख्याल तो भी पार्टी का ही रखने बिल्कुल, का पार्टी अधिकार तो है। प्रतिबिंब है ना। वो भारतीय जनता पार्टी है, हम्म, इस भारत के जन का मन जानती है। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता के अनुरूप ही चलेगी। जो जनता का मन होगा, जनता के मन को पढ़ने का काम करेगी और उसके आधार पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। हम्म।
लोगों ने कहा कि मठ जाने की बात इसलिए बोल दी क्योंकि शाह जी के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं 29 में। मैंने कहा ना कि भारत में भारतीय जनता पार्टी में इस बात की भविष्यवाणी कर पाना बहुत दुष्कर कार्य है, लगभग असंभव जैसा है हम्म। कि कौन होगा। हाँ, कौन मोहन यादव, कौन रेखा गुप्ता, कौन भजन लाल कब निकल रहा है, कुछ ये पता नहीं। कहना बहुत कठिन है, हम्म। इसलिए क्योंकि यहां कोई बपौती नहीं है किसी की, हम्म। किसी के नाम पर ठेका पट्टा नहीं है। अखिलेश यादव के बाद पार्टी का अध्यक्ष तो अखिलेश जी का पुत्र ही होगा, हम्म। नेता तो वही होगा। हम्म। गांधी नेहरू परिवार से ही कांग्रेस की कमान संभाली जाएगी, निर्णय तो वहीं से होगा। राजद की कमान तो तेजस्वी यादव यादव परिवार ही संभालेगा। तमिलनाडु में स्टालिन। डीएमके स्टालिन परिवार ही संभालेगा। हम्म। लेकिन ये जो यूपी में भविष्य में राकेश त्रिपाठी भी संभाल सकते हैं। कोई हो सकता है, कोई दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, कोई नारे लगाने वाला कार्यकर्ता, कोई सामान्य पृष्ठभूमि से। वो जगत प्रकाश नड्डा जी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता, नारे लगाने वाले कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। अमित शाह जी, मेरा पहली बार जब परिचय हुआ और परिचय में बात आई कि विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सहमंत्री रहा, अमित शाह जी ने कहा मैं भी प्रदेश सहमंत्री रहा हूं, पोस्टर लगाता रहा हूं। मैं अपने दिन को याद करने लगा कि मैं भी पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता। यह अरमान तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता देख सकता है ना, कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन सपाइयों को ये छूट नहीं है, कांग्रेसियों को ये छूट नहीं है। तो 27 में क्या सपना राकेश त्रिपाठी भी देख रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का? मैंने कहा ना, ये हमारी भूमिका क्या होगी ये पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भूमिका देगी उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। 27 पार्टी ने अभी जो भूमिका दे रखी है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करता हूं। 27 की तैयारी क्या है? पार्टी की तैयारी पूरी है कि हम फिर से तीसरी बार जनता विश्वास क्यों करे? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने जीवन में परिवर्तन किया है लोगों के, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि फिर से हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, 300 से ज्यादा सीटें लेकर के फिर से जीत के आएंगे। राकेश त्रिपाठी नाम, क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार में उनसे भेदभाव होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये फेक नैरेटिव है। ये बहुत प्रयास किया गया कि कभी ब्राह्मण ठाकुर लड़ाया जाए, कभी अगड़ा पिछड़ा लड़ाया जाए, कभी यादव गैर यादव किया जाए, कभी हिंदू मुस्लिम किया जाए। ये रोज प्रयास होते हैं, लेकिन इन प्रयासों से सफलता मिली नहीं अब तक। जो उस दिन लखनऊ में हुआ किसके इशारे पर हुआ? मुझे लगता है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कोई पहले से पृष्ठभूमि लिखी नहीं होती है। कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जो घटनाएं हो जाती हैं उन घटनाओं को ठीक करके भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। यही जीवन की गति है, यही जीवन का नियम है। सुनने में आया कि नाराजगी हो गई थी थोड़ा बहुत। स्वाभाविक है, मानव है। कुछ बातों से अगर हम इन सब बातों से परे हो जाएंगे, मैंने इसलिए कहा सन्यासी होना कठिन है, और नाराज हो जाना, प्रसन्न और नाराज इससे भी परे हो जाए तब तो देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मुझे लगता है जो भी मानव है उसके अंदर, मन के भीतर प्रसन्नता आती है, उसके मन के अंदर क्षोभ आता है, उसके मन के अंदर क्रोध आता है, वो इन मानव स्वभाव से ऊपर हो जाए तो देवत्व को प्राप्त कर लेगा। चलिए, आखिरी सवाल, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में कुछ है? हाँ, बहुत अच्छे संबंध है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ जो अखिलेश यादव कहते हैं कि स्टूल मिनिस्टर है। अखिलेश यादव इसलिए कहते हैं क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी में, परिवार में यही होता रहा है। वो चाचा भतीजे में होता रहा है, वो भाई भाई में होता रहा है, वहां सौतेली माँ होता रहा है, वहां बहुत कुछ होता रहा है। तो उनको लगता है कि भाजपा में भी कुछ होना चाहिए। खोजते हैं, बहुत परेशान होते हैं, इधर उधर देखते हैं, झांकते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। तो फिर फेक नैरेटिव करते हैं, कुछ झूठा प्रचार करते हैं, लेकिन ये सब झूठा प्रचार खारिज हो जाता है। कुंभ में सबने तस्वीर देखी, हाथ में हाथ लगा के डुबकी लगाते हुए देखा। चाचा के साथ जा सकते थे ना डुबकी लगाने, क्यों नहीं गए चाचा को लेकर के? हमको लग रहा है चाचा शिवपाल को आप लोग बीजेपी में डुबकी लगवाएंगे। चाचा कहाँ डुबकी लगाना चाहते हैं, चाचा जाने। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भविष्य सुरक्षित है सबका, वो लोग जो भाजपा में है, क्योंकि देश का भविष्य भाजपा के साथ है। चलिए, ठीक है। राजनीति क्यों चुनी, और राजनीति चुनी तो बीजेपी ही क्यों चुनी? मैं छुटपन में था, बचपन में था, बड़े होकर के क्या बनेंगे, तो स्वाभाविक उत्तर था नेता। राजनीति क्यों चुनी, मुझे लगता है ये ईश्वरीय प्रेरणा है। राजनीति जब चुनी तो भाजपा में कैसे आए, इसके लिए इंटरमीडिएट पास करने के बाद प्रतिभा सम्मान समारोह के एक कार्यक्रम से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर बरबस आकर्षित करती थी। राष्ट्रभक्ति का भाव बचपन से मन में था, और उसके लिए संघ के आनुषंगिक संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, संघ से जुड़ा, और उसके बाद फिर उसके समवैचारिक संगठन पॉलिटिकल फ्रंट में भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में आ गया। चूंकि विद्यार्थी परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है,
तो उनका अनुसरण करते हुए अपने वरिष्ठों का मैं भी भारतीय भाजपा में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना विश्वास मुझ पर जताया, मैं एक ऐसे परिवार से जिसके दूर दूर तक नातेदारी रिश्तेदारी में, मेरे पूरे गांव में, मेरे गांव का प्रधान भी राजनीतिक नहीं है। इससे पहले कभी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कोई वहां पे इस तरह की गतिविधियों में नहीं रहा। मेरे कोई मामा, चाचा, फूफा, ताऊ दूर दूर तक कोई किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं रहा। ऐसे में भाजपा ने इतना बड़ा विश्वास जता करके मुझे सबसे बड़ा दुनिया का राजनीतिक दल, उसका चेहरा बनाया, उसकी आवाज बनाया, इतना भरोसा किया, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लोकतांत्रिक, इससे ज्यादा कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाला राजनीतिक दल दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए भाजपा चुनी। अभी तक जितना सफर तय किया, खुश हैं? बहुत प्रसन्न हूं, और ये केवल कहने के लिए नहीं, आत्मिक तौर पर बहुत आनंद के साथ काम करता हूं। बहुत आनंद आता है। आगे गोल क्या है? ये पार्टी तय करेगी। चलिए, मैंने यहां तक भी तय नहीं किया था, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कभी पार्टी का प्रवक्ता बनाया जाएगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता बनकर के कभी टीवी पर बोलूंगा, टीवी पर दिखूंगा। सच में है कि बहुत अच्छा लगता है जब लोग आज समाज में पहचान लेते हैं कि ये तो टीवी पे आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ फोटो खिंचाते हैं। और ये सब कुछ संगठन और पार्टी का दिया? बिल्कुल पार्टी के दिया हुआ है। पार्टी जो तय कर देगी राकेश त्रिपाठी वही करेंगे, बिना कुछ 100% शिकायत किए? वो हम संघ में कहते हैं ना, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम। कल को ये पार्टी, मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है। कल को पार्टी कह देगी कि आके ऑफिस में केवल बैठना है, पोस्टर लगाने हैं केवल, जो कहेगी पार्टी, पार्टी के दिए गए हर दायित्व का निर्वहन करेंगे। पार्टी ने एक बार प्रवक्ता से हटाया भी था, भिन्न भूमिका दी, हमने उस भिन्न भूमिका को स्वीकार किया। पार्टी अलग अलग अभियानों में लगाती है। विधानसभा चुनाव में मुझे कहा बिहार में जाके काम करना है 2015 में, मैं बिहार 2015 में गया। 2018 में कहा कि हमको मध्य प्रदेश जाना है, मैं मध्य प्रदेश गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर मध्य प्रदेश भेजा, मध्य प्रदेश गया। 2-2 महीने, 3-3 महीने परिवार, बच्चे, माता पिता सबको छोड़ करके पार्टी के लिए रम जाते हैं। बहुत आनंद आता है काम करने में। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनसे बात खत्म नहीं होती, खत्म हो ही रही थी कि बिहार का जिक्र आ गया तो बिहार से भी सवाल हो ही जाता है। अब की नीतीश बाबू को हटाने का प्लान पूरा है? भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार फिर से आएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस तरह से आज बिहार की तस्वीर को बदला है, जंगल राज से सुशासन स्थापित करने का काम किया है, जनता पूरी तरह से फिर से भरोसा भाजपा गठबंधन की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा बिहार में। मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी का नेतृत्व, ये गठबंधन का नेतृत्व मिलकर के तय करता है। और अभी इसको लेकर के मुझे लगता है कहीं कोई सवाल पार्टी के भीतर या नेतृत्व के भीतर या गठबंधन के भीतर नहीं है। या फिर नीतीश को नाराज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि केंद्र चल रहा है साथ में? किसी को नाराज करने का मसला ही नहीं है। हम सब बैठ करके मिलजुल करके साथ बात करते हैं, साथ संवाद करते हैं, साथ मिलकर अच्छी सरकार चला रहे हैं जिसको जनता पसंद कर रही है, बिहार पसंद कर रहा है। अच्छा, नीतीश जी की इतनी पूछ इसलिए है क्योंकि अभी बिहार में चुनाव, इसीलिए नायडू जी को थोड़ा किनारे कर रखा है? नहीं, किसी को किनारे नहीं कर रखा है, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उदार चरित्र रखा है। हमने कम सीटें होने के बावजूद शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाया था, कम सीटें होने के बावजूद बसपा को मुख्यमंत्री बनाया, कम सीटें होने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है और इसने हमेशा बड़ा मन करके दिखाया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा का कुछ होने वाला नहीं है, कि चाचा को धोखा दे देंगे मोदी जी। तेजस्वी पहले तेज प्रताप यादव को संभाले, बहुत रोज मुश्किल खड़ी करते हैं उनके लिए, रोज परेशानी का सबब बनते हैं। वो सिपाही को नचाने लगते हैं, वो जो अराजकता, जो जंगल राज उनके अंदर रचा बसा है ना, वो बार बार निकल आता है। तो पहले तेजस्वी घर संभाले, भाई को संभाले, अपनी पार्टी को संभाले, फिर बिहार की बात करें। 5 साल केंद्र सरकार चलेगी 100%, इसमें कोई संशय नहीं है। और 5 साल नहीं, आगे 50 साल तक चलेगी, इसमें भी हमें कोई संशय। मोदी जी रिटायर हो रहे हैं 75 पे। मोदी जी को भगवान बहुत और लंबी उम्र दे, बहुत शक्ति दे, बहुत सामर्थ्य दे, क्योंकि ऐसे नेता युगों युगों में पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी आवश्यक है। वो तो 29 की भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है 29 नहीं, 39 तक, जब तक मोदी जी जीवित हैं, जब तक मोदी जी सामर्थ्यवान हैं, तब तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा। केवल भाजपा नहीं, भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया को एक नई दिशा मिलती रहेगी। ऐसे विजनरी नेता कभी कभी धरती पर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बातें अभी भी खत्म नहीं हुई, दर्शकों से बता दूं, क्योंकि कुछ प्रवक्ता नेता और मेहमान ऐसे होते हैं जिनसे बातें खत्म नहीं होती। कोई बात नहीं, बातें आगे फिर जारी रखी बातें जाएंगी। आगे जारी रहेंगी। लगभग 1.5 से 2 घंटे की बात हो गई और आप जैसे प्रवक्ताओं की ज़रूरत पार्टी को ऐसे ही है। मुझे लगता है भूमिकाएं भले बदले, लेकिन आप जैसे प्रवक्ताओं को बात रखने के लिए मुझे लगता है मंच हर दिन मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से, ताकि बात अच्छे से पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका NF न्यूज़ पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए।
आपने भी बहुत अच्छे सवाल पूछे, सनसनीखेज बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। जो वास्तविकता में जनता के मन में है वो सवाल पूछे और खुल करके बोलने का अवसर दिया, वरना इस टोका टाकी के युग में जहां आज पैनल डिस्कशंस में बोलने की आज़ादी नहीं हो पाती है और फिर भी आरोप लगता है कि गोदी मीडिया है, उसके बावजूद मैं मानता हूं कि ऐसी स्वस्थ चर्चा, ऐसी स्वस्थ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो सवाल पूछे ये सवाल लोगों के अच्छा, मीडिया से जिक्र आया तो सवाल फिर, और एक तेलंगाना में इस वक्त मामला ये हुआ कि दो लड़की पत्रकार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कुछ रिपोर्ट की और जैसे बाइट करते हैं पब्लिक के जाके, तो उन्होंने रेवंत रेड्डी सरकार की, एक किसान दादा थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत बुराई कर दी कि रेवंत रेड्डी ऐसा है वैसा है, ये है, उनकी सरकार काम नहीं। लड़कियों को, जो पत्रकार लड़कियां थीं, दोनों को सुबह 5 बजे उठा लिया गया, पुलिस उठा के ले गई। उसके बाद रेवंत रेड्डी विधानसभा में आते हैं, कहते हैं कि पहले पत्रकारों की लिस्ट तैयार करो जो केवल मीडिया में काम कर रहे हैं, सैटेलाइट चैनल, अखबार में, वो केवल पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार नहीं। उसके बाद जो लोग सरकार के खिलाफ भ्रम चला रहे हैं उनको नंगा करके परेड करवाएंगे उनके। बहुत निंदनीय, ये ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कल का बयान है रेवंत ये रेड्डी। बहुत निंदनीय है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चरित्र है। यही तो किया था इमरजेंसी में भी उन्होंने, कैसे जुल्म ढाया था। अखबार देख करके छपेगा, बिना परमिशन के छपेगा नहीं। यही कांग्रेस का मूल चरित्र है और यह चरित्र अलग अलग समय पर उनका दिखाई पड़ता है। हम उस देश की परिपाटी के रहने वाले हैं जहां निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आलोचनाओं को स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए, परिष्कार करिए। अगर कोई भ्रम फैलाया जा रहा है तो भ्रम को लेकर के स्थिति को स्पष्ट करिए, उनको चेतावनी करिए, और बार बार अभ्यासतः कोई जानबूझ करके ऐसा कर रहा है तो कानूनन उसके खिलाफ आप विधि की परिधि में जाएंगे। नंगा करके परेड कराई जाए, ये तालिबानी मानसिकता। और वो भी सोचिए कि लड़कियों को जब गिरफ्तार किया गया तब ऐसा कहा जा रहा है। यही कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है और इसी नाते कांग्रेस पार्टी मुंह की खाती है। लेकिन तानाशाह आप लोग हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तानाशाही तो देश में इंदिरा गांधी के समय में हुई, घोषित तानाशाही हुई है। और कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह की तानाशाही है, वो छोटा सा एक संस्मरण हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो सुनाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस के बड़े नेता थे असम से, और जब मिलने गए तो अपने पिद्दी को बिस्कुट खिलाना राहुल गांधी को, ये तानाशाही होती है। आप अपने नेताओं को कुत्तों से बदतर मानते हैं, कुत्तों को तवज्जो देते हैं। फिर वही अखिलेश यादव का उदाहरण कि अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाएंगे। अरे अधिकारी मिलाते थे, ऐसा कई आईएएस पीसीएस का हमने पूर्व का इंटरव्यू किया। महत्वपूर्ण है ना कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर्स तक को आप एकदम दलित मानते हैं, पद दलित करते हैं, उनको दबा करके रखते हैं, तो सामान्य लोगों के प्रति आपका आचरण व्यवहार क्या होगा इससे पता चल जाता है। और रेवंत रेड्डी का बयान इसी बात को आज प्रतिबिंबित करने का काम कर रहा है। अच्छा, यहीं पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी आए थे, उन्होंने कहा तो कांग्रेस तो 2 धड़ों में बटी, एक राहुल वाली, एक प्रियंका वाली है। हाँ बिल्कुल सही है, और वो तो कांग्रेस के भीतर रहे और वो प्रियंका जी के काफी नजदीक रहे, उनके एडवाइजर रहे, इसीलिए निष्कासित कर दिया, इसलिए निष्कासित किया, क्योंकि राहुल धड़ा इस समय प्रभावी है। एक समय ऐसा था जब प्रियंका का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और वहां ये द्वंद्व लगातार रहता है। कई बार प्रियंका का धड़ा हावी होता है, फिर कई बार उत्तर प्रदेश की कमान दी थी प्रियंका, महासचिव जब बनाया गया, महासचिव बनाया, उनको प्रभारी बनाया, प्रियंका ने पहुंच करके अपने लोगों को वहां पर सेट किया, उनके लोगों ने उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश की, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा दिया, कैंपेन दिया, उनको लॉन्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन मिशन फेल हो गया, लॉन्चिंग असफल हो गई। तो प्रियंका जी भी वो टाई फिस हो गई। भाई और बहन दोनों एक ही तरह के हैं, ये बात स्थापित हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाकी अब आप दर्शकों को ये चर्चा कैसी लगी, निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि बातचीत और लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन अब 1.5 घंटे से ऊपर की बातचीत और उसमें भी कई बातें छूट चुकी हैं। हालांकि आगे बातें होती रहेंगी, राकेश जी जुड़ते रहेंगे एनएमएफ न्यूज़ पर जब भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एनएमएफ न्यूज़ पर जुड़ने के लिए एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब आप दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ यहीं पर। किसी और दिन किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।